Hello everyone. Welcome back to IS Cafe. My name is Bhuvnesh. In previous two lecture, we started about security market in India and we have covered few basics and fundamentals of security market. And balance portion of security market we are going to cover today. Today we will finish this topic. So today's topics are tier 1, tier 2 bonds. Then we will discuss masala bonds, corporate bonds and issues with corporate bond, few solutions for these issues. Then we will discuss deposit insurance and credit guarantee corporation. Then we will discuss finance sector legislative reform commission, that is Sri Krishna commission. Then at the last we will discuss NRI accounts. What are the different type of NRI accounts in India? So all these topics we are going to cover in this lecture. So first, I will request all of you to subscribe this channel and subscribe Telegram channel where you can find the PDF and the video lecture link in Telegram channel. So we will start our lecture today. Additional tier 1 bonds. तो एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स क्या होते हैं? देखो, जैसा कि मैंने बैंकिंग सेक्टर में बताया था कि हमने बैंकिंग सेक्टर में बेसल नॉर्म्स को फॉलो करना है. अभी जो प्रेजेंट चल रहा है बेसल 3 नॉर्म्स चल रहा है. ठीक है. तो बेसल थ्री नॉर्म्स के अकॉर्डिंग किसी भी बैंक को दो तरह की कैपिटल रखनी होती है. एक तो टीयर 1 कैपिटल और सेकंड टीयर 2 कैपिटल. ये दो कैपिटल मेंटेन करनी होती है. और ये डिसाइड कितना कौन करता है? ये करता है आरबीआई, सेंट्रल बैंक. किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक वो डिसाइड करेगा कि मिनिमम कितना कार रेशो होना चाहिए. कार रेशो जैसा कि मैंने बैंकिंग वाले लेक्चर में बताया था, CAR है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो. तो बेसल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये 8% होना चाहिए. जो आपका रिस्क वेटेड एसेट्स है उसका 8% आपके पास कार होना चाहिए. कार क्या होता है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशो. ये होती है टोटल कैपिटल अपॉन आपका रिस्क वेटेड एसेट्स इंटू 100. तो आपके जितने रिस्क वेटेड एसेट्स है उसका आप देखेंगे कि आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है. अगर कार 8% लेते हैं, इक्वल टू 8% लेते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट आती है. ये कैपिटल रिक्वायरमेंट किस फॉर्म में हो सकती है? T1 कैपिटल प्लस T2. टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल की फॉर्म में हो सकती है. टीयर 1 और टीयर 2 दोनों को हमने बैंकिंग वाले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया है कि टीयर 1 कैपिटल में कौन सी आती है, टीयर 2 कैपिटल में कौन सी आती है. तो टीयर 1 है वो मोर रिलायबल कैपिटल होती है जो इमीडिएटली लिक्विडेट की जाती है. इनकी इसकी लिक्विडिटी हाई होती है. जैसे अपने इक्विटी शेयर, कॉमन इक्विटी शेयर्स होते हैं. ठीक है. तो इमीडिएटली उनको लिक्विडेट करके कैपिटल जनरेट की जा सकती है. ये तब करते हैं जब बैंक क्राइसिस में आता है, फाइनेंशियल क्रंच पे आता है. ठीक है. बैंक को शटडाउन की तरह जाने की नौबत आ रही है. उस कंडीशन में टीयर 1 कैपिटल को लाइक लिक्विडेट करके बैंक अपनी जो क्रेडिट शॉर्टफॉल है उसको फुलफिल करता है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हो सकता है कॉमन इक्विटी हो सकता है. इसके अलावा भी अगर बैंक को शॉर्टफॉल पड़ रही है तो T1 कैपिटल को जनरेट करने के लिए वो एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स इशू करता है. एडिशनल टीयर 2 बॉन्ड्स भी इशू हो सकते हैं. बॉन्ड दोनों इशू होते हैं, एडिशनल टीयर 1, एडिशनल टीयर 2. बट जो एडिशनल टीयर 1 है उसमें जो भी इसको होल्डर है, जो बियरर है बॉन्ड के, उनको कैपिटल पहले मिलेगी. अगर सपोज कोई बैंक है, बैंक ए है, अगर ये शट डाउन हो रहा है, ठीक है, ये अपने ऑपरेशन बंद कर रहा है क्योंकि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, वीक है, तो वो अगर बंद कर रहा है ऑपरेशन, तो इन दोनों बॉन्ड के कंपैरिजन में सबसे पहले जो कैपिटल लिक्विडेट करने के बाद जनरेट हो रही है वो कैपिटल T1 जो बॉन्ड के होल्डर्स है उनको जाएगी, देन T2 बॉन्ड होल्डर्स को जाएगी. तो ये सुपीरियर कैपिटल है, तो मोर रिलायबल है, सुपीरियर कैपिटल है. तो टीयर 1 बॉन्ड्स में क्या होता है? ये एक तो परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं, इनकी कोई मैच्योरिटी नहीं होती. नॉर्मली हमने डिस्कस किया कि बॉन्ड क्या होता है. बॉन्ड में हम देखते हैं कि एक तो हमारे पास कूपन रेट होती है. कूपन रेट जो इंटरेस्ट रेट होती है जो ईयरली बैंक को पे करनी होती है. कूपन रेट जो मार्केट प्रिवेलिंग रेट है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है. और जो बैंक की रेटिंग है
बॉन्ड की रेटिंग उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। अगर ट्रिपल ए बॉन्ड है तो इसकी इंटरेस्ट रेट कम होगी, और यही ट्रिपल सी बॉन्ड होता है तो जंक ग्रेड का बॉन्ड है, तो इसकी इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगी। तो फर्स्ट तो हमारे पास आता है बॉन्ड की जो कूपन रेट है, ठीक है। ये सबसे मेन क्राइटेरिया है किसी भी बॉन्ड के लिए इशू करने के लिए। सेकंड होता है इसकी मेच्योरिटी पीरियड होता है, ठीक है। मेच्योरिटी पीरियड क्या होता है कि कितने पीरियड के बाद में ये बैंक इस बॉन्ड को कॉल ऑफ करेगा। कॉल ऑफ मतलब, अगर मैंने आज बॉन्ड इशू किया है, अगर किसी बैंक ने अगर एक बॉन्ड इशू किया है जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज, और इसने 5 साल के लिए इशू किया है, 5 ईयर्स के लिए, तो 5 साल पे 5 साल बाद में जो 100 रुपीज है, ये फेस वैल्यू जो भी बॉन्ड का होल्डर है, जो बॉन्ड को बियर कर रहा है, उसको ये 100 रुपये की फेस वैल्यू मिलेगी। और उसके बीच में जो हर साल 5 साल में, हर साल जो इंटरेस्ट रेट है, जो कूपन रेट है, सपोज कूपन रेट 5% है, तो 5 रुपीज का इंटरेस्ट हर 5 साल, 5 साल तक हर साल पे होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह 5 साल तक कूपन रेट पे होता रहेगा, और 5 साल के बाद में जो फेस वैल्यू होगी बॉन्ड की वो रीपेमेंट हो जाएगी, तो ये बैंक की लाइबिलिटी बनती है। तो नॉर्मल बॉन्ड्स, अगर बैंक बॉन्ड इशू कर रहा है, नॉर्मल बॉन्ड्स इशू कर रहा है, तो बैंक की लाइबिलिटी है कि ये बॉन्ड को वापस कॉल ऑफ करना है मेच्योरिटी पीरियड के बाद में। मेच्योरिटी पीरियड यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया 5 ईयर, तो 5 ईयर के बाद में इसको कॉल करेगा। और जो बॉन्ड इशू किया गया है, यहाँ पे अंडरलाइन एसेट्स होता है, मतलब कोई सिक्योरिटी होता है, कोलेटरल होता है। अगर बैंक डिफॉल्ट भी कर रहा है तो उस कोलेटरल को हम यूज करके जो बॉन्ड बियर है उनको कैपिटल दे सकते हैं, तो ये मोर सिक्योर बॉन्ड होते हैं। बट नॉर्मल बॉन्ड के कंपैरिजन में हम जो टीयर 1 बॉन्ड्स है उनको अगर डिस्कस करते हैं, तो टीयर 1 बॉन्ड्स में कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है, कोई अंडरलाइन सिक्योरिटी नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, ये परपेचुअल बॉन्ड होते हैं, इनका कोई मेच्योरिटी पीरियड नहीं होता। जो नॉर्मल बॉन्ड में हम बोलते हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल, वैसा यहाँ पे कोई मेच्योरिटी पीरियड नहीं होता। अब यहाँ मेच्योरिटी पीरियड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म में चलता रहेगा बॉन्ड, उसको कभी कॉल ऑफ ही नहीं किया जाएगा। वो एज पर प्रैक्टिस बैंक उसको 5 से 10 साल में कॉल ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। कि अगर हम देख लेते हैं कि 5 साल या 10 साल में कॉल ऑफ कर लेते हैं, तो वापस बुला लेते हैं और उसका जो फेस वैल्यू है वापस जो बियर है उसको दे देते हैं। जो भी उस बॉन्ड को बियर कर रहा है, जो भी उस बॉन्ड को होल्ड कर किए हुए है, उसको वो फेस वैल्यू 5 साल 10 साल में जब भी उनको कॉल करना था कॉल करके रिटर्न कर देते हैं। अब ये कॉल क्यों करते हैं? जब आप कोई मेच्योरिटी पीरियड नहीं है, परपेचुअल बॉन्ड है, तो बैंक उसको कॉल ऑफ क्यों कर रहे हैं, वापस लेके उसको जो फेस वैल्यू वापस लौटा क्यों रहे हैं? क्योंकि अगर इन्वेस्टर को ट्रस्ट लेना है, इन्वेस्टर ट्रस्ट गेन करना है, तो टाइमली इसका रीपेमेंट करना होगा, ठीक है। अगर 5 साल में अगर वो रीपेमेंट कर रहा है, तो नेक्स्ट जो बॉन्ड इशू कर रहे हैं, चाहे तो नॉर्मल बॉन्ड इशू कर रहे हैं या एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड इशू कर रहे हैं, उसको जो भी इन्वेस्टर है उसको सब्सक्राइब करेगा। और इन्वेस्टर कौन हो सकते हैं यहाँ पे? नॉर्मली बॉन्ड मार्केट में हम देखते हैं रिटेल इन्वेस्टर भी होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी होते हैं, ठीक है, और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल भी होते हैं। बट एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड है, ये ज्यादा रिस्की होते हैं, परपेचुअल बॉन्ड होते हैं, तो इसमें नॉर्मली जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हुए, या फिर जो हमारे हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल होते हैं जिनकी कैपिटल बहुत ज्यादा है, वही इन्वेस्ट करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर इससे बाहर रहते हैं, तो डायरेक्टली रिटेल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट नहीं करते, बट इनडायरेक्टली वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि म्यूचुअल फंड लिया हुआ है, और म्यूचुअल फंड कंपनी ने एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इनडायरेक्ट होल्डिंग एक तरह से रिटेल इन्वेस्टर की इनमें हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई मेच्योरिटी पीरियड नहीं है, ठीक है, परपेचुअल बॉन्ड है, परपेचुअली चलता रहता है, फिर भी इसको कॉल अप कभी भी किया जा सकता है। ये बैंक के ऊपर होता है, कभी भी कॉल अप करती है कि सर्टेन पीरियड जैसे 5 से 10 साल के बीच में वो कॉल अप कर लेती है, और इन्वेस्टर जो भी है उसको फेस वैल्यू अमाउंट रिटर्न कर देती है, उसके बीच में इंटरेस्ट पेमेंट करती रहती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कोई मेच्योरिटी पीरियड नहीं है, तो ये हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट हो गया। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर बताया था, जहाँ पे रिस्क हाई होता है, जहाँ पे रिस्क हाई होता है वहाँ पे रिटर्न भी हाई होता है, ठीक है, वहाँ पे रिटर्न भी हाई होगा। तो इस वजह से यहाँ पे रिस्क हाई है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है, जो कूपन रेट हम बोलते हैं, कूपन रेट बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे कूपन रेट हाई होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये लोगों के लिए ज्यादा लुक्रेटिव रहता है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है, म्यूचुअल फंड कंपनीज है, उनके लिए ज्यादा लिक्विडिटी है, क्योंकि यहाँ उसको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। सपोज नॉर्मली बॉन्ड मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रही है 6%, कूपन रेट 6% चल रही है, तो एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स होंगे उसमें लगभग आपको 7.5% तक का दिख सकता है।
तो यहाँ पे एडिशनल रिटर्न मिल रहा है तो म्यूचुअल फंड कंपनी इसके अंदर इन्वेस्ट करती है। बट ये रिस्की है। अगर बैंक डिफॉल्ट करता है तो बैंक की लाइबिलिटी नहीं है कि जो बॉन्ड बियरर है, बॉन्ड होल्डर्स है, उसको वो कैपिटल वापस रीपेमेंट करे। तो ये वाला यहाँ पे ड्रॉबैक दिखता है। इसलिए अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर शायद ये 2 साल पहले आरबीआई ने रेगुलेशन निकाली थी। आरबीआई ने रेगुलेशन निकाली थी कि जो हमारे पास ये एडिशनल टीयर वन बॉन्ड्स है, वो परपेचुअल बॉन्ड है। इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि उसको हम अनलिमिटेड पीरियड का मान लेंगे। तो उसके लिए मेच्योरिटी पीरियड उन्होंने फिक्स किया कि 100 ईयर्स का मेच्योरिटी पीरियड मान के उसका रिस्क को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं तो रिस्क फ्री मान के आप इन्वेस्ट किए जा रहे हो। और क्योंकि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन्वेस्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कौन से हैं? म्यूचुअल फंड कंपनी है। जो म्यूचुअल फंड कंपनी कहाँ से पैसा लेती है? वो जो रिटेल इन्वेस्टर है, हाउस होल्ड इन्वेस्टर्स है, वो इन्वेस्ट करते हैं, वो म्यूचुअल फंड कंपनीज को अपना पैसे देते हैं। वहाँ फंड मैनेजर अलग अलग पोर्टफोलियो के अंदर फंड्स को डाइवर्ट करके इन्वेस्ट करता है। कुछ इक्विटी में करता है, कुछ डेट मार्केट में करता है, और डेट मार्केट में कुछ टीयर टू बॉन्ड्स पे, टीयर वन बॉन्ड्स पे करता है। जो एडिशनल टीयर वन बॉन्ड्स है, एडिशनल टीयर टू बॉन्ड्स है, उनमें इन्वेस्टमेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड कंपनी मैक्सिमम रिटर्न के लिए मैक्सिमम कैपिटल एडिशनल टीयर वन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दे। तो इसको करने के लिए आरबीआई ने गाइडलाइन बनाई है कि इसका मेच्योरिटी पीरियड 100 ईयर्स का लीजिए, 100 ईयर का कंसिडर कीजिए। उसके बाद में आप इसको रिस्क को एनालिसिस करके ही इन्वेस्ट कीजिए। तो ये गाइडलाइन इशू की है। देन इशूअर कौन होता है? इशूअर होता है कोई भी बैंक है, बैंक इशू करेगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो इसकी लाइबिलिटी में आता है। ठीक है, जैसे एनबीएफसी है, एनबीएफसी को अगर आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए गाइडलाइन रखी है, उनको भी कार रेशियो मेंटेन करना है, 8% कार रेशियो मेंटेन करना है। तो अगर उनको भी मेंटेन करना है तो वो भी ये इशू कर सकते हैं। देन पर्पज क्या है इनका? पर्पज है कि जो बैंक की जो टीयर वन कैपिटल है, जो शॉर्टफॉल है टीयर वन कैपिटल में एज पर बेसल लॉ, उसको फुलफिल करना। तो रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट है, रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जो बेसल नॉर्म्स में, जो बेसल थ्री नॉर्म्स में जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है टी वन, उसको फिलफिल करने के लिए हम ये बॉन्ड इशू करते हैं। ठीक है, कूपन रेट मैंने बताया आपको, जो नॉर्मल बॉन्ड मार्केट में जो प्रिवेलिंग रेट है उससे हाई रेट पे होगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क हाई है। एक तो अंडरलाइन सिक्योरिटी नहीं है, और अगर बैंक डिफॉल्ट करता है तो बैंक की लाइबिलिटी नहीं है कि उसको वो रिपेमेंट करना पड़ेगा। तो ये हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ खराब होती है तो वो कूपन रेट भी पेमेंट नहीं करेगा और प्रिंसिपल अमाउंट भी पेमेंट नहीं करेगा। ये उसकी लाइबिलिटी में नहीं आता है। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट है, इसके कूपन रेट ज्यादा पे करनी होती है। रिस्क लेवल बताया कि ये रिस्क जो नॉर्मल है उससे ज्यादा रिस्कियर है, ज्यादा डेंजरस है, ज्यादा रिस्क कैपेसिटी रखता है। इसलिए यहाँ पे कूपन रेट भी हाई रहती है। रेगुलेटरी नॉर्म्स में बताया जैसे कि बेसल थ्री नॉर्म्स में हम कैपिटल रिक्वायरमेंट है T1 T2 कैपिटल, उसके लिए हम ये बॉन्ड इशू करते हैं। T1 कैपिटल के लिए एडिशनल टीयर वन बॉन्ड, T2 कैपिटल के लिए एडिशनल टीयर टू बॉन्ड्स इशू। देन इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट एलिजिबिलिटी है, वो हम देखते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, जो इंस्टीट्यूट्स है वो इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई, या फिर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर को हम इससे बाहर रखते हैं। देन लिस्टिंग ऑन एक्सचेंज, हम देखते हैं कि इनको, जो ये बॉन्ड है, इनको हम एक्सचेंज पर लिस्ट कर सकते हैं, उनकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग मतलब वहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है कि किसी को जो होल्डर्स है उसको मार्केट में लिक्विडेट करना, सेल आउट करना है, तो एक उसके बाद एक परचेज जो बायर है वो अवेलेबल रहेगा। तो एक्सचेंज पे लिस्ट कर सकते हैं। टैक्स स्टेटमेंट हम देखते हैं कि इसमें इनकम टैक्स की लाइबिलिटी रहती है। जो भी इंटरेस्ट गेन हो रहा है टैक्स की लाइबिलिटी होगी, जो कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं हम उसको। ये हम टैक्सेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे क्या होता है कैपिटल गेन टैक्स। अभी ये समझ लीजिए, अगर आपने 100 रुपए की कैपिटल आपने कहीं पे इन्वेस्ट किए, उस पर आपका बढ़ के वो 110 रुपए की हो गई है, तो इस पर 10 रुपए का आपका जो गेन है वो कैपिटल गेन है, वो आपकी इनकम नहीं है, कैपिटल गेन है। तो इस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है, इनकम टैक्स नहीं लगता। जैसे कि आपका लैंड है, लैंड आपने मान लो 100 करोड़ की लैंड खरीदी है, और वो 5 साल में 110 करोड़ की हो गई है, तो 10 करोड़ आपका जो कैपिटल गेन हुआ है उस पर आपका टैक्स लगेगा। और अगर ये 1 साल से ऊपर है तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपका 10% होता है। और शॉर्ट टर्म होता है जो आपके लेस देन 1 ईयर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये आपका 15% होता है। ये 1 साल से कम इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये आपको वो लाइबिलिटी बनती है इनकम टैक्स। इसको इनकम टैक्स के नहीं बोलेंगे हम, कैपिटल गेन टैक्स को बोलेंगे एक तरह से। ठीक है। देन कॉलेबल बॉन्ड्स होते हैं कि कभी भी इनको कॉल किया जा सकता है, लेकिन प्री डिफाइंड कॉलिंग पीरियड भी होता है कि इतने पर टाइम बाद ही इसकी मेच्योरिटी होगी, वो नहीं होता।
रेटिंग एजेंसी, जो रेटिंग एजेंसी है उसको उन बॉन्ड्स को रेट करती है। रेट इनके रिस्क की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करती है, कितने रिस्की है। अगर बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं है तो वो बॉन्ड ज्यादा रिस्की रहेगा। ठीक है, इसलिए वहां पे कूपन रेट ज्यादा होगी, उसकी रेटिंग खराब होगी। मान लो अगर यस बैंक आज की डेट के अंदर ये 81 बॉन्ड्स इशू करता है, यस बैंक। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे इसको कूपन रेट भी ज्यादा पे करनी पड़ेगी, और इस बॉन्ड की जो हम देखेंगे रेटिंग, वो मान लो डबल बी आएगा, इन्वेस्टमेंट ग्रेड होगा लेकिन लो इन्वेस्टमेंट ग्रेड होगा, ट्रिपल ए नहीं है। या ट्रिपल सी हो सकता है, जो जंक ग्रेड का, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जंक ग्रेड का जिसको कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। तो उस वो उसके अकॉर्डिंग भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को रेट करती है। कैपिटल बफर है, जो T1 कैपिटल की शॉर्टफॉल है उसके बफर को फुलफिल करने के लिए इसको इशू किया जाता है। जब मार्केट सेंसिटिविटी हम देखते हैं कि ये क्रेडिट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क को अब्जॉर्व करने के लिए होता है। कि हम जैसे हमने रिस्क हमने डिसाइड किया था, हमने रिस्क डिफाइन किया था बेसल 2 बेसल 3 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। मार्केट रिस्क था, ठीक है, क्रेडिट रिस्क था, उसके अंदर ऑपरेशनल रिस्क थे, 3 तरह के रिस्क हमने डिस्कस किए थे। ऑपरेशन, लेकिन मार्केट मार्केट में कोई वॉलेटिलिटी आ रही है। ठीक है, और थर्ड हम देख रहे थे इसमें कि क्रेडिट रिस्क था, कि हम किसी को क्रेडिट दे रहे हैं उसमें डिफॉल्ट कर दिया। इस तरह के 3 रिस्क थे, तो उसके बेसिस पे हम इसको देखते हैं कि वो मार्केट में किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। इशूअर डिस्क्रिप्शन है, ये इशूअर की डिस्क्रिप्शन की कूपन रेट वो स्टार्टिंग में डिसाइड कर लेता है, लेकिन कब इसको कॉल अप करना है, ठीक है, वो इशूअर पे डिपेंड करता है। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे आईसीआईसी बैंक एडिशनल टीयर वन बॉन्ड्स हो गए, देन एसबीआई बैंक एडिशनल टीयर वन बॉन्ड्स, यस बैंक एडिशनल टीयर वन बॉन्ड। तो ये इसके एग्जाम्पल है, ये बैंकिंग सेक्टर ही इशू करता है। तो देखो, बेसल नॉर्म्स है वो केवल बैंकिंग सेक्टर के लिए, या बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनीज है उनके लिए, जैसे एनबीएफसीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, या फिर बैंकिंग सेक्टर जो कॉर्पोरेट बैंक है, तो उनके लिए एप्लीकेबल है। तो वही बॉन्ड, वही जो एडिशनल टीयर वन बॉन्ड्स इशू कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने एडिशनल टीयर वन बॉन्ड्स को डिटेल में डिस्कस किया, आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फर्स्ट, इसकी ये ज्यादा रिस्की है क्योंकि इसमें कोई अंडरलाइन एसेट नहीं है, और बैंक की अगर फाइनेंशियल कंडीशन वीक है तो वो कभी भी डिफॉल्ट कर सकता है, और बैंक जब डिफॉल्ट करता है तो उसको ये बैंक कॉल ऑफ करने की, ये जो बॉन्ड है ये कॉल ऑफ करने की कोई भी मतलब फ्रीडम है कि उसको कॉल ऑफ ना करे, या उसकी जो फेस वैल्यू का रिपेमेंट की लाइबिलिटी है वो उसको लाइबिलिटी को फुलफिल ना करे। तो इस तरह से अगर बैंक डिफॉल्ट करता है, ठीक है, बैंक अगर फाइनेंशियल कंडीशन इतनी वीक हो जाती है, बैंक शटडाउन में चला जाता है, तो बैंक की लाइबिलिटी नहीं होती कि ये जो बॉन्ड बियरर है, जो एडिशनल टीयर वन बॉन्ड बियरर है, उनको कैपिटल वापस लौटाए। तो पहली पॉइंट ये कि ज्यादा रिस्क है, ज्यादा रिस्क है तो इसकी इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगी, कूपन रेट ज्यादा होगी। सेकंड, ये परपेचुअल बॉन्ड है। परपेचुअल बॉन्ड मतलब इनकी कोई मेच्योरिटी पीरियड नहीं है, ये परपेचुअल चलते रहेंगे। बट परपेचुअल का मतलब है कि ये कभी कॉल ऑफ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कॉल ऑफ बैंक एक सर्टेन पीरियड के बाद करते रहते हैं ताकि इन्वेस्टर का ट्रस्ट बना रहे। ठीक है, जो इस पर गेन हो रहा है, जो कूपन रेट आ रही है, वो किसका कैपिटल गेन टैक्स होता है, जैसे नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में हम देखते हैं उस पर गवर्नमेंट जो टैक्सेशन लगाती है उसके अकॉर्डिंग टैक्सेशन लगता है। इन बॉन्ड्स की रेटिंग होती है, ठीक है, रेटिंग के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से ये होता है। सेकंड, इसके अंदर इन्वेस्ट कौन करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स है, वो इन्वेस्ट करेंगे। रिटेल इन्वेस्टर इससे बाहर रहते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट इज मसाला बॉन्ड। अब मसाला बॉन्ड क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में मैं इसकी थोड़ी सी ग्लिम्स मैंने दी थी, मसाला बॉन्ड क्या होता है। मसाला बॉन्ड होता है कि अगर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, इसकी बात हमने की थी लास्ट लेक्चर में, अगर किसी इंडियन कंपनी को, ये इंडियन कंपनी है, इसको अपनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और उसको जो फाइनेंशियल मार्केट से कैपिटल जनरेट करनी है, तो ये या तो 2 तरीके से ले सकता है, या तो डोमेस्टिक मार्केट में जाएगा या इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा। डोमेस्टिक मार्केट में जाता है तो डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है, ज्यादा लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, गवर्नमेंट भी डोमेस्टिक मार्केट से, जो गवर्नमेंट है उसका डेट 95% डोमेस्टिक मार्केट से होता है, 5% इंटरनेशनल मार्केट से होता है, जो इंडियन गवर्नमेंट का डेट है। तो मैक्सिमम जो हम देखते हैं कैपिटल जनरेशन होती है वो डोमेस्टिक मार्केट से होती है। तो डोमेस्टिक मार्केट में जितने ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट की रहेगी उतना ही ज्यादा वहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल लिमिटेड है, ज्यादा से ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़ती जाएगी। तो इस कंडीशन से बचने के लिए जो प्राइवेट इन्वेस्टर है वो क्या करते हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में वो बोरोइंग करते हैं। वहां पे क्या होता है कि वो अगर डेवलप कंट्री से इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं,
डेवलप जो कंट्रीज है, वहां पे जो ग्रोथ है वो बहुत कम चलती है, स्टेबल ग्रोथ चलती है, 2% 3% इस तरह से चल रही है। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि वहां के इन्वेस्टर को इंडियन मार्केट लुक्रेटिव लगता है, तो वो वहां पे देखते हैं, तो उनको जो इंटरेस्ट मिलता है वो उनकी कंट्री के कंपेरिजन में ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। बट जो इंडियन कंपनी है, उसको इंडियन मार्केट के कंपेरिजन में कम इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। जैसे कि अगर मान लो इंडियन मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट में इंटरेस्ट रेट 6% चल रही है, तो हो सकता है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में वो जा रहे हैं तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग अगर करते हैं तो वहां पे उनको 5% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो ये उनको एक सस्ते लोन मिलते हैं। बट यहाँ पे हम देखते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में हम देखते हैं कि जो फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन होता है, कि अगर हम यूएस के मार्केट से अगर कैपिटल जनरेट कर रहे हैं, बॉन्ड इशू करके कैपिटल जनरेट कर रहे हैं, तो हमें डॉलर के अंदर कैपिटल आएगी। और अगर हमने बॉन्ड इशू किया 5 ईयर का, तो 5 ईयर बाद में हमें जो कैपिटल वापस रिटर्न करनी है इन्वेस्टर को, वो हमें डॉलर में ही रिटर्न करनी पड़ेगी। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं यहाँ पे एक्सचेंज रेट है, जो एक्सचेंज रेट है उसका रोल, मेजर रोल आ जाता है। अगर सपोज जिसने बोरोइंग किया उस समय एक्सचेंज रेट 80 रुपीज थी, और जब उसको रिटर्न करना है एक्सचेंज रेट 90 रुपीज हो गई, तो ये 10 रुपए का जो गैप आया, वो एडिशनल 10 रुपए का गैप जो इंडियन कंपनी है उसको बियर करना पड़ता है, अगर हम फॉरेन करेंसी में बोरो कर रहे हैं। तो इस जो चैलेंज है, इस चैलेंज को मतलब टैकल करने के लिए क्या किया गया, एक नया कॉन्सेप्ट लाइक फ्लोट किया गया, जिसमें हम देखते हैं कि हम रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू करते हैं। ठीक है, कि हमने जो बॉन्ड इशू किया वो रूपी के अंदर इशू किया। अगर हमने 1 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, तो 1 करोड़ का बॉन्ड हमने इंडियन रुपीज में ही किया, इंडियन रुपीज में ही हमने इशू किया। तो जो हम बॉन्ड इशू कर रहे हैं, ठीक है, जो बॉन्ड हम इशू कर रहे हैं वो इंडियन रुपी में कर रहे हैं। तो इंडियन रुपी में अगर बॉन्ड इशू कर रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी है वो भी इंडियन रुपीज में है। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट का जो फ्लक्चुएशन था वो हमने शिफ्ट कर दिया इन्वेस्टर के ऊपर, कि अब हम 1 करोड़ रुपए बोरो कर रहे हैं। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर है, मान लो यूएस इन्वेस्टर है, यूएस की कोई कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, तो उसको अपने डॉलर्स को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके इंडियन कंपनी को देना होगा। जो भी रेट उनके बीच में नेगोशिएट हुई है, सपोज उन्होंने कूपन रेट डिसाइड की है 5%, तो 1 करोड़ का अगर उन्होंने बॉन्ड इशू किया है, 1 करोड़ का बॉन्ड इशू किया है, तो उसके ऊपर 5% की कूपन रेट से उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो फॉरेन कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, वो अपने डॉलर को कन्वर्ट करेगी इंडियन रुपी के अंदर, यहाँ पे कन्वर्ट करेगी, देन 1 करोड़ यहाँ पे जनरेट करके उस कंपनी को देगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसने रुपी में कंपनी को दिया है, और जब कंपनी को रीपेमेंट करना है, 1 करोड़ वापस रीपेमेंट करना है, तो वो इंडियन रुपी में ही करेगी। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट तो कोई मतलब लाइक सिग्निफिकेंस नहीं रहा विद रेस्पेक्ट टू इंडियन टर्म। बट जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को जो एक्सचेंज रेट का बर्डन है वो इन्वेस्टर पे शिफ्ट कर दिया। तो हम देखते हैं कि इन्वेस्टर के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन आ गया। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ती है तो इन्वेस्टर को नुकसान होता है, और अगर इंटरेस्ट रेट एक्सचेंज रेट घटती है तो इन्वेस्टर को फायदा होता है। बट एज पर जो पास्ट प्रेसिडेंट है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इंडियन मार्केट में जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ती ही है। क्यों? क्योंकि रुपये हमेशा डेप्रिशिएट ही कर रहा है, डॉलर के अगेंस्ट रुपये हमेशा डेप्रिशिएट करता है। आज एक्सचेंज रेट 80 रुपए है, हम देखेंगे 1 साल बाद में एक्सचेंज रेट 84 रुपीज हो जाएगी, तो यहाँ पे इंडियन रुपये डेप्रिशिएट कर रहा है, तो इसलिए एक्सचेंज रेट बढ़ती जा रही है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि जो एक्सचेंज रेट बढ़ रही है उसका नुकसान है वो बोरोवर को उठाना पड़ रहा है, लेंडर को उठाना पड़ रहा है, जो उस बॉन्ड को होल्ड कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, उसको उठाना पड़ रहा है। इसलिए हम उन केस में देखते हैं, अगर रुपये डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू कर रहे हैं, तो उस केस में हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो ईसीबी की इंटरेस्ट रेट है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की इंटरेस्ट रेट है, उससे थोड़ी कंपेरेटिव ज्यादा होती है, उससे थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, जो इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है वो हम ओवरसीज मार्केट मतलब फॉरेन मार्केट में, यूएस मार्केट में, यूके मार्केट में, ईयू मार्केट में, वहां पे हम इशू करते हैं। अगर हमने इंडियन कंपनी ने बॉन्ड यूएस मार्केट में इशू किया है, तो यूएस कंपनी इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट देगी, जो भी इस बॉन्ड को सब्सक्राइब करेगा वो अपनी कैपिटल उस कंपनी को देगा, बट इंडियन रुपीज में देगा। वो अपने डॉलर्स को कन्वर्ट करेगा इंडियन रुपीज में, देन इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। इसमें हम देखते हैं करेंसी इंश्योरेंस क्या है, इंडियन रुपीज है, इंडियन रुपीज में ट्रांजेक्शन होगा। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग में हम फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हैं।
यहाँ पे हम देखते हैं इंडियन रुपीज में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं इशूअर। इशूअर कौन हो सकता है? जो कॉर्पोरेट्स हो सकती है, जो कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, अपने जो कैपेक्स प्रोजेक्ट है उसके फुलफिलमेंट के लिए। या बैंक्स है, बैंक अपना इन्वेस्ट जो नए बॉन्ड इशू करते हैं कैपिटल जनरेट करने के लिए, वो इशू कर सकते हैं। पर्पज क्या है इसका? कैपिटल रेज करना है, अपने फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान को फुलफिल करने के लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको जनरेट करने के लिए बॉन्ड इशू करते हैं। या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं कि हमने रोड बनाने हैं, हाईवेज बनाने हैं, तो उसके लिए हम एक्सटर्नल मार्केट में जाके, फॉरेन मार्केट में जाके भी बॉन्ड इशू करते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट हम देखते हैं, कूपन पेमेंट है, वो इंडियन रुपीज में ही होगा। जैसा कि मैंने बताया कि हम इसमें सारे ट्रांजेक्शन इंडियन रुपीज में कर रहे हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग में हम जो भी ट्रांजेक्शन है वो फॉरेन करेंसी में करते हैं। मसाला बॉन्ड्स के अंदर हम वो सारे ट्रांजेक्शन हम इंडियन रुपीज में करते हैं। बस ये डिफरेंस है, इसको आप समझ लीजिए। देन रिस्क मैनेजमेंट देखते हैं हम यहाँ पे। रिस्क हम देखते हैं कि जो करेंसी एक्सचेंज का है, हम देखते हैं कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में वो फ्लक्चुएट करती है करेंसी, जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करती है, उसका जो बर्डन है वो हमने इन्वेस्टर पे शिफ्ट कर दिया है यहाँ पे। तो इससे हमें इंटरेस्ट रेट थोड़ी ज्यादा पे करनी पड़ती है, क्योंकि रिस्क ज्यादा बढ़ गया, तो उस रिस्क बढ़ने की वजह से हमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करनी होती है। लिस्टिंग और एक्सचेंज, अब ये जो बॉन्ड है वो फॉरेन मार्केट में इशू कर रहे हैं, तो जो फॉरेन मार्केट में, जिस मार्केट में इशू कर रहे हैं, वहां पे हम उसके स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर उसको लिस्ट कर सकते हैं ताकि वहां पे ट्रेडिंग हो सके। ट्रेडिंग क्यों? ताकि हम उस बॉन्ड को लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि एक बार जिसने सब्सक्राइब कर लिया, ऐसा नहीं कि वो मेच्योरिटी तक उसको होल्ड करना ही पड़ेगा। हो सकता है वो एक्सचेंज पे लिस्ट कर दिया तो उसको सेल आउट कर दे, और कोई जो इन्वेस्टर है उसको परचेज कर ले, तो वो एक्सचेंज पे भी लिस्ट कर सकते हैं। देन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखते हैं हम, ये सेबी के अंडर आएगा और आरबीआई के अंडर आएगा। क्योंकि ये बाहर क्या हो रहा है, बाहर ट्रांजेक्शन में तो आरबीआई के अंडर आएगा। देन ये सिक्योरिटी है तो जो सेबी है उसके अंडर आएगा, तो दोनों के अंडर आता है, दोनों की रेगुलेटरी नॉर्म्स में आता है। जो सिक्योरिटी रिलेटेड है वो सेबी के अंडर आएगा, और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है वो आरबीआई के अंदर आएगा। देन जो इन्वेस्टर बेस है वो हम देखते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट होता है, जो एफआईआई हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया। जो बाहर के फॉरेन कंपनी, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है, ठीक है, वो इन्वेस्ट करती है। या ग्लोबल इन्वेस्टर है, जो बड़े इन्वेस्टर्स है, जैसे हम देखते हैं एलोन मस्क हो गए, ठीक है, टेस्ला का ओनर, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। कूपन रेट हम बताएं कि ये हम देखते हैं क्रेडिट वर्दीनेस पे होता है। जो ज्यादा क्रेडिट वर्दीनेस होगी उसको इंटरेस्ट रेट कम पे करनी पड़ेगी, और जिसकी क्रेडिट वर्दीनेस कम होगी उसको इंटरेस्ट ज्यादा पे करनी पड़ेगी। तो सेम बात वही है कि अगर हम बॉन्ड को रेट करते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी तो बॉन्ड को ट्रिपल ए में रेट करती है, तो इसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, तो इस पर हमें कूपन रेट कम पे करनी पड़ेगी। और अगर ये जंक ग्रेड का होता है, सीसी ग्रेड का हुआ, तो यहाँ पे कूपन रेट हमें ज्यादा पे करनी पड़ेगी। ठीक है। अब मेच्योरिटी पीरियड हमने बताया कि इसका मेच्योरिटी पीरियड 3 से 10 साल हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। बट पर्टिकुलर फिक्स मेच्योरिटी टाइम होता है, मतलब जब बॉन्ड इशू कर रहे हैं उसी समय डिसाइड होगा इससे मेच्योरिटी पीरियड कब होगा। बट वो वेरी कर सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। टैक्स ट्रीटमेंट हमने बताया जैसे कि इसमें जो कैपिटल गेन टैक्स है, हम देखते हैं तो जो लाइक इंटर पेमेंट कर रही है, सपोज हमारे कंपनी ए है, इसे यूएसए मार्केट में ये बॉन्ड इशू किया है। अब इसने 5% कूपन रेट रखी है, तो सपोज 100 रुपए का बॉन्ड इशू किया, तो जो 5 रुपए इसको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है, तो ये कैपिटल गेन टैक्स है। मतलब 5 रुपए पे कैपिटल गेन टैक्स पे होना चाहिए। तो कंपनी क्या करती है, मान लो अभी 10% कैपिटल गेन टैक्स चल रहा है, ठीक है, तो ये कंपनी क्या करेगी, इसे 5 रुपए का 10%, जो आगा 0.5 रुपीज, ये विद होल्ड करके गवर्नमेंट को जमा करा देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा करा देगी। मतलब जो यूएसए इन्वेस्टर है उसको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। बट जो कूपन रेट 5 रुपए की थी, जो 5 रुपए उसको मिलने चाहिए थे, उसमें से उसका 10%, जो कि 0.5 रुपीज आया, वो जो इशुअर कंपनी है उसको विदहोल्ड करेगी, और विदहोल्ड करके वो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करा देगी, और इन्वेस्टर को 4.5 रुपीज दे देगी। तो इस तरह से जो कैपिटल गेन टैक्स हो रहा था वो विदहोल्ड टैक्स की फॉर्म में जो कंपनी, ईश्वर कंपनी है, वो गवर्नमेंट पे जमा करा देती है। इसको हम विदहोल्ड टैक्स बोलते हैं। तो विदहोल्ड टैक्स आपको समझ में आ जाएगा। विदहोल्ड टैक्स क्या होता है कि अगर सपोज ए कंपनी बॉन्ड इशू कर रही है, बी यहाँ पे इन्वेस्टर है, ए की लाइबिलिटी है कि हर साल उसको 5-5 रुपए कूपन रेट पे करनी है। तो 5 रुपए पे जो भी टैक्स लगता है, सपोज 5 रुपए का 10% टैक्स होता है 0.5 रुपीज,
तो ये टैक्स जो ये कंपनी है वो विद होल्ड करके सीधा गवर्नमेंट के पास जमा करा देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जमा करा देगी। और जो इन्वेस्टर है उसको 5 में 5.5 विद होल्ड कर दिया, तो बैलेंस जो बचा 4.5 रुपीज वो इन्वेस्टर को दे देगी। तो यहाँ पे जो पहले नॉर्मली क्या होता है कि हम पूरा ओपन रेट हम इन्वेस्टर को देते हैं, और इन्वेस्टर जो भी कैपिटल गेन टैक्स हो रहा है वो जब रिटर्न फाइल करता है तब वो जमा कराता है। बट इस केस में हम देखते हैं विद होल्ड करती है जो कंपनी है, उस जो टैक्स कंपोनेंट है उसको विद होल्ड करके देन वो गवर्नमेंट पर जमा करा देती है। ये थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है। तो विद होल्ड टैक्स आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसमें। जो एनटीपीसी मसाला बॉन्ड है, आईएफएस मसाला बॉन्ड है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, जो वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट है, एक आर्म है, उसने सबसे पहले मसाला बॉन्ड इशू किया था। तो इसको आप याद कर लेना, फर्स्ट मसाला बॉन्ड आईएफएस ने इशू किया था, आईएफएस मसाला बॉन्ड। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक की ही ब्रांच है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो उसने पहला इशू किया, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो मसाला बॉन्ड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि डिफरेंस क्या है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में क्या डिफरेंस है, मसाला बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है? कॉर्पोरेट बॉन्ड मैंने बताया कि जो भी कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी एबीसी लिया हमने, एबीसी कोई भी बॉन्ड इशू कर रही है, अगर इसको कैपिटल रेज करनी है, इसको कैपिटल रेज करनी है तो वो क्या करेगी? दो तरीके हैं, या तो इक्विटी शेल आउट करेगी, या फिर सेकंड डेट मार्केट में जाएगी। ठीक है, इक्विटी सेल आउट करके क्या करेगी यहाँ पे? आईपीओ, फर्स्ट टाइम लिस्टिंग कर रही है तो आईपीओ, या प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, कि डायरेक्टली कोई हमने बायर पकड़ा, उसको सेल आउट कर दिया अपना सर्टेन परसेंटेज शेयर, जैसा कि फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट को सेल आउट किया था। या राइट इश्यूज। राइट इश्यूज क्या होते हैं? राइट इश्यूज होते हैं कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको ही एक्स्ट्रा शेयर हम ऑफर कर देते हैं। ठीक है, अगर हमें 10% इक्विटी, 10% एक्स्ट्रा लिक्विडेट करना है अपने शेयर, तो 10% शेयर हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में डिवाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कैपिटल जनरेट करते हैं। तो इन तीन तरीके से हम इक्विटी की मार्केट में जाके हम कैपिटल जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें जो प्रमोटर्स है, जो होल्डर्स है कंपनी के, उनको अपना इक्विटी शेयर डाइल्यूट करना पड़ता है। अगर प्रमोटर के पास 100% इक्विटी है तो हो सकता है उनको 10% इक्विटी डाइल्यूट करके, या तो आईपीओ, प्राइवेट प्लेसमेंट या राइट इश्यू के माध्यम से उनको अपने शेयर्स, जो अपने जो ओनरशिप है उसको लिक्विडेट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ओनरशिप कम हो जाती है, जो प्रमोटर्स है उनकी ओनरशिप कम हो जाती है। बट डेट मार्केट में क्या होता है? डेट मार्केट में हम इक्विटी को सेल आउट नहीं करते, प्रमोटर के पास 100% ओनरशिप रहती है। वो डेट मार्केट में कैसे इशू करेंगे? या तो बॉन्ड इशू करेंगे या डिबेंचर। ठीक है, और बॉन्ड में भी हमने देखा बॉन्ड कौन कौन से हो सकते हैं। अगर कंपनी इशू कर रही है तो कॉर्पोरेट बॉन्ड हो सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड। ये गवर्नमेंट इशू कर रही है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकती है, ट्रेजरी बिल हो सकते हैं। ठीक है, और इसी बॉन्ड में हम देखते हैं कि अगर ये हम एक्सटर्नल मार्केट में इशू कर रहे हैं तो ईसीबी बोलते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो ये अलग अलग टूल हो सकते हैं जिससे हम बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमने देखा कि कोई कंपनी को अगर डेट मार्केट से कैपिटल उठानी है तो बॉन्ड इशू करेगी, और जो भी कंपनी बॉन्ड इशू कर रही है उसको हम कॉर्पोरेट बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड जो कॉर्पोरेट इशू कर रही है। अब इंडिया में कॉर्पोरेट बॉन्ड का पेनिट्रेशन इतना कम क्यों है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इश्यूज क्या है, बॉन्ड मार्केट इतना चलता क्यों नहीं है? गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, उसको सब्सक्राइब भी करते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू होती है, उसको सब्सक्राइब करते हैं, इंस्टीट्यूट सब्सक्राइब करते हैं, या रिटेल इन्वेस्टर भी सब्सक्राइब करते हैं, उनकी ट्रेडिंग भी होती है, तो वहाँ लिक्विडिटी हाई होती है। बट सेम केस हमारे पास कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में नहीं होता। जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है उसमें ये हमें देखने को नहीं मिलता कि अगर कोई कंपनी एबीसी है, अगर वो बॉन्ड इशू कर रही है, यहाँ पे बॉन्ड इशू करती है, तो उसको ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं मिलते। अब इसके रीजन क्या, क्यों नहीं मिलते? कि हो सकता है कि किसी ने इसको सब्सक्राइब कर लिया और कल को उसको पैसे की जरूरत पड़ रही है तो वो उसको सेल ही नहीं कर पाए। अगर उसको मान लो फिक्स टाइम पीरियड 5 साल के उसको होल्ड करना ही पड़ रहा है, चाहे तो उसको बीच में उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, बट उस बॉन्ड को वो लिक्विडेट करके कैपिटल जनरेट नहीं कर पा रहा, तो उसके ऊपर एक तरह से बर्डन हो जाता है इन्वेस्टर के लिए। वो अपने कैपिटल को वापस निकाल नहीं पा रहा। इक्विटी मार्केट में क्या फायदा है? इक्विटी मार्केट हम देखते हैं सेकेंडरी मार्केट है ना, जो है वो डेवलप है।
सेकेंडरी मार्केट कौन सा है? जो एक्सचेंज वाला है, बीएससी एनएससी का। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप जो सिक्योरिटी मार्केट का फर्स्ट लेक्चर है या फाइनेंशियल मार्केट का लेक्चर है उसमें आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे मैंने डिटेल में बताया प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होती है, ठीक है, ट्रेडिंग हो रही है वहां पे। लाइक एक बायर होता है, वो सेलर होता है, जिसको सेल करना वो अपना एक्सचेंज पे जाएगा, सेल करेगा और वहां पे कोई ना कोई बायर उसको खरीद लेगा। तो लिक्विडिटी हाई है, इससे कोई भी शेयर को आईपीओ को खरीद लेता है। बट बॉन्ड में ऐसा नहीं है। इंडियन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में अगर कंपनी ने बॉन्ड इशू किया है और अगर ए पर्सन ने उसको सब्सक्राइब कर लिया है, बट उसको एक साल बाद में कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो रही है तो उसको सेल करने जा रहा है, तो वहां पे उसको कोई बायर नहीं मिल रहा, या कोई बायर नहीं है, ठीक है, कोई भी बायर नहीं है, तो वो उसको उसकी लाइबिलिटी बन जाती है उसको होल्ड करने का मैच्योरिटी पीरियड तक। जबकि उसको बीच में कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, फिर भी वो कैपिटल जनरेट नहीं कर पा रहा। तो जब तक मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट नहीं होगी तब तक ये बॉन्ड मार्केट लुक्रेटिव नहीं होगा लोगों के लिए, ठीक है। कोई भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। अगर कोई इन्वेस्टर बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करेगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो कॉर्पोरेट जो हमारी कंपनीज है उसको कैपिटल जो फुलफिलमेंट करना है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, वो कर ही नहीं पाएगी। और अगर कैपिटल जनरेट नहीं कर पा रही है हमारी कंपनी, तो वो अपने जो फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान है उसको वो पोस्टपोन कर देती है या उसको ड्रॉप कर देती है। और कोई भी कंपनी अपने फ्यूचर एक्सपेंशन के प्लान्स को ड्रॉप करती है तो सीधा का सीधा वो एम्प्लॉयमेंट का लॉस है। क्योंकि अगर वो कंपनी नई फैक्ट्री लगाने वाली थी और नई फैक्ट्री लगाती है तो वहां उसको नए लेबर्स को हायर करना होगा, कैपिटल्स वहां से नई मशीनरी उनको मंगवानी पड़ेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा एक तरह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्टेगनेट हो जाती है और डिप्रेशन की तरफ जाने लग जाती है अगर ये कंडीशन किसी मार्केट में रहती है। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं या तो कॉर्पोरेट्स को अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए इक्विटी को डायल्यूट करना पड़ता है, ठीक है, इक्विटी को डायल्यूट करना पड़ता है, या फिर जो फॉरेन मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, वहां जाके उस कैपिटल जनरेट करनी पड़ती है ईसीबी के थ्रू। तो ईसीबी के लिए हर एक कंपनी एलिजिबल नहीं होती। ये बड़ी कंपनी जो हाई क्रेडिट बढ़ती रह सकती है वो इशू कर सकती है, बट छोटी कंपनी है, एमएसएमई है, वो इस वहां फॉरेन मार्केट से कैपिटल जनरेट नहीं कर पाएगी। तो हमें जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है उसको डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है आज के टाइम में। तो इश्यूज क्या है वो हम देख लेते हैं पहले। इश्यूज से हम इनके सॉल्यूशन को डिस्कस कर लेंगे, किस तरह से सॉल्यूशन हो सकता है, साथ साथ में हम डिस्कस करते जाएंगे। तो एक तो लो लिक्विडिटी है। लो लिक्विडिटी है मतलब सेकेंडरी मार्केट डेवलप हुई है। सेकेंडरी मार्केट मतलब जहाँ पे हम ऑल्टरनेट ट्रेडिंग करते हैं। प्राइमरी मार्केट जहाँ पे फर्स्ट टाइम बॉन्ड इशू हुआ है। सेकेंडरी मार्केट जहाँ पे जिसको ये प्राइमरी मार्केट में इशू है वो अपनी सिक्योरिटी को सेल आउट कर सकता है। तो सेकेंडरी मार्केट जैसे हमारा एक्सचेंज होता है बीएससी एनएससी, वो डेवलप नहीं है। जैसे कि इक्विटी मार्केट में डेवलप वैसा हमारे बॉन्ड मार्केट में डेवलप नहीं है। क्यों डेवलप नहीं है? कि वहाँ पे इन्वेस्टर नहीं है ज्यादा, वो इसको परचेज करने वाला ज्यादा नहीं है, इसलिए। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इश्यूज, हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर पर्टिकुलर सेक्शन में ही लोग जो इन्वेस्टर है, जो इशूअर है, उनको ही इसका बेनिफिट मिल पाता है। कि जो हाई क्रेडिट वर्थिनेस रखते हैं, बड़े प्लेयर्स है, वो ही इस कॉर्पोरेट बॉन्ड का फायदा उठा पाते हैं। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हो रखा है इशूअर के अंदर। कि अडानी हुए उनको मिल जाएगा, अंबानी हुए उनको मिल जाएगा, बट छोटी एमएसएमई कंपनी है उसको नहीं मिल पाएगा। तो वो हम देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इशूअर्स है, जो इशू कर रहे हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन है, जो हाई नेटवर्थ रखते हैं, बड़े कंपनी ओनर्स है, उनको ही कैपिटल जनरेट कर पाते हैं। क्रेडिट रिस्क जैसा मैंने बताया यहाँ पे कि इन्वेस्टर को रिस्क रहता है, जो सेकेंडरी मार्केट डेवलप नहीं है तो वो अपने बॉन्ड को मतलब लाइक लिक्विडेट नहीं कर सकता जब भी उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। देन रेटिंग डाउनग्रेड, अगर इसकी रेटिंग डाउनग्रेड हो जाती है बॉन्ड की, तो जो सब्सक्राइबर है उसको वहां पे नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसमें हम देखते हैं जो रेटिंग डाउनग्रेड है, इसका इम्पैक्ट है ना इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस पे आता है। अगर मान लो बॉन्ड की रेटिंग हमने ट्रिपल ए से डाउनग्रेड करके बीबी पे आ गई है, तो कोई भी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। अगर ट्रिपल है तो वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड हो जाती है, इसमें आते ही इन्वेस्टर को डाउट होने लग जाता है, तो उस कंडीशन में वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो बॉन्ड की अगर रेटिंग डाउनग्रेड हो रही है तो वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाएगा। देन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंश्योरेंस, जैसा हम देखते हैं इस पर जो डॉक्यूमेंटेशन है, हिंड्रेंस है, इसको हम देखते हैं तो इसमें जो इन्वेस्टर है उसका फेथ नहीं आ पाता, क्योंकि काफी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन है, प्रोसेस लेंदी है, इतना इजी नहीं है, उनके ट्रांजेक्शन इजी नहीं है, उनका ट्रेडिंग इजी नहीं है, तो इन्वेस्टर इससे दूर रहता है।
देन मिसमैच ऑफ मेच्योरिटी, मेच्योरिटी का मिसमैच है कि जो कॉर्पोरेट जो बोरोवर है उनको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, जो टेन्योर बॉन्ड है वो लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म इश्यूअर होता है, बट इनकी रीफाइनेंसिंग का इतना चैलेंज होता है फिर। ठीक है, तो कॉर्पोरेट बोरोवर है उनका नेचर ही शॉर्ट टर्म नेचर का होता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का होता है, बट जो बॉन्ड होते हैं वो लॉन्ग टर्म के होते हैं। तो वहां पे हम देखते हैं मेच्योरिटी का मिसमैच हमें देखने को मिल जाता है। देन लिमिटेड रिटेल पार्टिसिपेंट है कि बहुत कम लोग हैं जो रिटेल सेक्टर, रिटेल मतलब जो हाउस होल्ड इन्वेस्टर है, जैसा मैं हुआ आप हुए, जो कम वर्थ के इन्वेस्टर है, वो रिटेल इन्वेस्टर इसमें कम पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो कम पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारे पास लिक्विडिटी कम होगी, तो लिक्विडिटी डाउट कम हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है यहाँ पे, इसलिए बॉन्ड मार्केट डेवलप ही नहीं हुआ इस तरह से जिस तरह से हमारे पास जो गवर्नमेंट का बॉन्ड मार्केट डेवलप हो रखा है। तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम है। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी है, अगर इंटरेस्ट रेट कम रहती है क्योंकि जो कॉर्पोरेट कंपनीज है वो कम इंटरेस्ट रेट पे कैपिटल जनरेट करने की कोशिश करेंगे, और अगर कम रेट पे जाने की कोशिश करें तो उसको कोई उस बॉन्ड को कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा। हो सकता है गवर्नमेंट उसको ज्यादा कूपन रेट ऑफर कर रही हो। तो जैसा कि हमने बताया क्राउडिंग आउट आउट इफेक्ट, मैंने जैसा बताया था, मैंने प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस किया था, एक क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ये क्या होता है कि अगर हम डोमेस्टिक मार्केट से ही पूरी बोरोइंग कर रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट में हम अगर गवर्नमेंट बोरोइंग कर रही है, जो प्राइवेट कंपनीज है वो भी कर रही है, ठीक है, ये दोनों बोरोइंग कर रही है, तो हम देखते हैं गवर्नमेंट है वो एक्सेसिव बोरोइंग करने लग जाती है, सपोज कोविड के टाइम एक्सेसिव बोरोइंग कर रही थी और कॉर्पोरेट भी यहीं से कर रही है, तो हमारा जो कैपिटल वो लिमिटेड है डोमेस्टिक मार्केट में। अगर गवर्नमेंट हैवी बोरोइंग करेगी डोमेस्टिक मार्केट से तो धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि यहाँ पे डिमांड बढ़ी हुई है, कैपिटल की डिमांड बढ़ी हुई है, बट सप्लाई कम है। डिमांड गवर्नमेंट ने बढ़ा रखी है, यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सेसिव बोरोइंग कर रही है, तो उस केस में हम देखते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ने लग जाती है, और इतनी इंटरेस्ट रेट कॉर्पोरेट है बोरोवर है वो इतनी इसको बियर नहीं कर सकते। जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ रही है, रेट बढ़ रही है, तो उनके ऊपर जो कॉर्पोरेट है उन पर बर्डन बढ़ने लग जाता है, तो उसको बियर नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं यहाँ से क्राउड आउट हो जाते हैं, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं इस मार्केट से। तो वो बाहर की मार्केट में देखते या तो अपने प्रोजेक्ट को भी पोस्टपोन कर देंगे या फिर ईसीबी का रूट देखेंगे, ओके, फॉरेन मार्केट से कैपिटल जनरेट करेंगे। फॉरेन मार्केट में जो हाई क्रेडिट वर्दिनेस वाले जो कंपनीज है, बड़ी कंपनीज है, उनको तो कैपिटल मिल जाती है, बट छोटी एमएसएमई कंपनीज है उनको कैपिटल नहीं मिलेगी, तो वो अपने फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान को होल्ड पे रख देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्राउडिंग आउट इफेक्ट के चक्कर में अपने प्रोजेक्ट्स को पोस्टपोन कर देता है, तो ये इकोनॉमी के लिए ड्रास्टिक कॉलेप्स की तरफ जाती है, ठीक है, हार्मफुल है किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारे कंस्ट्रेन है कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट से, कि एक तो उसमें पार्टिसिपेट कम है, रिटेल इन्वेस्टर कम पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कम पार्टिसिपेट करते हैं, लिक्विडिटी कम है, लिक्विडिटी कम है इसलिए ये एक विशियस साइकिल है, जैसे हमने डिस्कस किया वर्चुअल साइकिल होता है, विशियस साइकिल होता है, कि हमारे पास पार्टिसिपेट कम है, पार्टिसिपेट कम होंगे तो हम सेकेंडरी मार्केट को कम डेवलप कर पाएंगे। सेकेंडरी मार्केट कम डेवलप हुआ है, यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट कम डेवलप हुआ है इसलिए हमारे पास कम पार्टिसिपेट है, कम पार्टिसिपेट है इसलिए सेकेंडरी मार्केट है, ये विशियस साइकिल है। जैसे जैसे हमारे पास पार्टिसिपेट बढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा सेकेंडरी मार्केट डेवलप होने लग जाएगा। अगर आज 10 लोग डिमांड कर रहे हैं बॉन्ड की, कल को 1000 लोग डिमांड करने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिक से ट्रेडिंग बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी सेकेंडरी मार्केट में। जैसे ट्रेडिंग बढ़ेगी तो उसकी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी कहते हैं कि आज मैंने बॉन्ड को सब्सक्राइब किया और मुझे कल को पैसे की जरूरत है, तो मैंने सेकेंडरी मार्केट में जाके उस बॉन्ड को बेच दिया, मुझे कैपिटल मिल गई, तो मेरे पास लिक्विडिटी हाई हो गई इस बॉन्ड की। जैसे मैंने मार्केट में प्लेस किया ऑर्डर, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और मेरे को बॉन्ड से छुटकारा मिल गया और मेरे को कैपिटल मिल गई, तो इस तरह से इसकी लिक्विडिटी हाई हो गई। बट अगर कोई बायर ही नहीं है, वो बॉन्ड मेरे पास है और मैं इसको सेल करने के लिए ऑर्डर लगा रहा हूँ, कोई बायर ही नहीं है, तो उसको कोई खरीदेगा नहीं, जब तक कोई खरीदेगा नहीं तो मुझे कैपिटल नहीं मिलेगी, तो इस तरह से उसकी लिक्विडिटी कम हो जाती है। तो सेकेंडरी मार्केट डेवलप होना बहुत जरूरी है। सेकेंडरी मार्केट डेवलप तब होगा जब आप इसमें रिटेल इन्वेस्टर एंटर करेंगे, रिटेल इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ना चाहिए, कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अच्छी हो, तो इस तरह से, और इसको इंटरेस्ट रेट अच्छा पे कर सके। तो इस तरह से हम देखते हैं सारे चैलेंजेस है कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के। तो इन सबको गवर्नमेंट वन बाय वन टेकल करे। कैसे टेकल करेगी? कि मान लो शुरू में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, इसका बेस्ट सॉल्यूशन है
एक आरबीआई लेके आया था, आरबीआई ने लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म टर्म रेपो रेट, लॉन्ग टर्म टारगेटेड रेपो रेट, ये लिखा है। तो लॉन्ग टर्म टारगेटेड रेपो रेट, ये फैसिलिटी आरबीआई लेके है। इस पे क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म है। तो लॉन्ग टर्म जैसे कि हमने रेपो रेट देखा था कि ओवरनाइट होता है, या 14 डेज का होता है, या 28 डेज का होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में अगर देखते हैं तो ये हो सकता है। बट ये हम देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, जिसके अंदर हम कॉल मनी मार्केट की बात करें, तो कॉल मनी मार्केट में ये इस तरह की रेपो रेट मिलती है। अब इसमें हम लॉन्ग टर्म देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म कौन सा है कि हम 1 साल के ऊपर, 2 साल, 3 साल के लिए, मान लो 3 ईयर्स की रेपो रेट के ऊपर आरबीआई लोन देगी। अब लॉन्ग टर्म हो गया। देन टारगेटेड, टारगेटेड मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट करेंगे, पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट करेंगे। अब यहाँ पे हमने टारगेट किया कॉर्पोरेट बॉन्ड। ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को टारगेट किया। रेपो रेट तो जानते ही है। रेपो रेट मतलब जो भी रेपो रेट है, प्रिवेलिंग रेपो रेट, उसके ऊपर जैसे 4% चलती है तो वो रेपो रेट है। तो इसमें क्या करेगी आरबीआई, जो कॉमर्शियल बैंक है, उनको रेपो रेट के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए, हो सकता है 3 साल के लिए, लोन देगी। ठीक है, बैंक को सस्ता लोन मिल गया रेपो रेट के ऊपर। क्यों देगी? केवल और केवल कॉर्पोरेट बॉन्ड को सब्सक्राइब करने के लिए। तो जो बैंक है, अगर वो इस टारगेटेड रेपो रेट के ऊपर लेती है लोन आरबीआई से, आरबीआई से रेपो रेट पे लेती है तो सबसे सस्ती रेट पे ले रही है। अगर आरबीआई उसको लोन दे रहा है, ठीक है, तो वो जो बैंक सब्सक्राइब कर रहा है, उस बैंक को वो कैपिटल केवल और केवल जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है उसको सब्सक्राइब करने में ही लगानी पड़ेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो लॉन्ग टर्म जो हम टारगेटेड रेपो देख रहे हैं, उसमें आरबीआई कॉर्पोरेट बॉन्ड, जो अपने शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है, उनको लोन देती है रेपो रेट के ऊपर। ठीक है, क्यों देती है? कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है उनको सब्सक्राइब करे। अगर ज्यादा से ज्यादा बैंक इन बॉन्ड्स को सब्सक्राइब करेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो रिटेल इन्वेस्टर है, वो भी अपना एक सर्टेन पोर्शन ऑफ कैपिटल इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे। तो सेकंड, ये जो फाइनेंशियल बैंक्स है, ठीक है, जो हमारे पास शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है, उन्होंने इसको सब्सक्राइब कर लिया, कॉर्पोरेट बॉन्ड को सब्सक्राइब कर लिया। अब ये जाएंगे सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में इसको ऑर्डर प्लेस करते हैं कि बेचना है हमें। अब रिटेल इन्वेस्टर इसको खरीदना स्टार्ट कर देंगे, तो इसकी डिमांड बढ़ी हुई है। डिमांड बढ़ी तो इंटरेस्ट रेट भी अच्छी मिली हुई है। तो इस तरह से हम रिटेल इन्वेस्टर को इसमें अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सेंटर द्वारा ड्रिवन हो सकता है, सेंट्रल बैंक द्वारा ड्रिवन हो सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसी से डिराइव कर सकते हैं। जैसा कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है उस पर हम कैपिटल गेन टैक्स वेव ऑफ कर देंगे 1 साल के लिए। गवर्नमेंट ने बजट में अनाउंस कर दिया। सपोज ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने बजट के अंदर अनाउंस किया कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को सब्सक्राइब करेंगे उनका 1 साल का कैपिटल गेन टैक्स वेव ऑफ रहेगा, उनको कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं करना। मतलब जो उनको गेन हो रहा है, जो कूपन रेट है, उसका सीधा सीधा उनको 10% जो टैक्स लग रहा था वो बच जाएगा। तो इन्वेस्टर को लुक्रेटिव लगेगा। इन्वेस्टर सोचेगा इसमें मेरे को इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि मेरे को यहाँ टैक्स नहीं पे करना पड़ा, इसमें मेरा रिटर्न अच्छा हो जाएगा। जो नॉर्मल बॉन्ड है उससे अच्छा मिलेगा रिटर्न मुझे। तो रिटेल इन्वेस्टर इस तरह अट्रैक्ट होगा। या फिर आरबीआई, आरबीआई मेजर ले सकती है। आरबीआई सस्ती रेट पे लॉन्ग टर्म टारगेटेड रेपो रेट पे लोन देगी कॉमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है उनको लोन देगी, ताकि वो बॉन्ड मार्केट में जाकर जो कॉमर्शियल बॉन्ड्स है उनको सब्सक्राइब कर देंगे। इस तरह से जो फैसिलिटेट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, ये दोनों फैसिलिटेट करके इसको सेकेंडरी मार्केट है बॉन्ड का, उसको ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करें। तो इस तरह से हम इस कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को डेवलप कर सकते हैं। तो ये आप सजेशन में लिख सकते हैं। अगर बैंक को क्वेश्चन आता है तो ये दोनों पॉइंट का आप एलोबरेट करेंगे, तो आपका जो आंसर है वो स्ट्रक्चर्ड वे में आएगा। नाउ नेक्स्ट इज डीआईसीजीसी। डीआईसीजीसी क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, बैंकिंग सेक्टर में मैंने आपको शॉर्ट में बताया था इसमें कि अगर कोई इन्वेस्टर है, कोई हाउस होल्ड इन्वेस्टर है, वो अपना कैपिटल बैंक में जमा करा के रखता है, बैंक के सेविंग अकाउंट के अंदर जमा कराता है, या बैंक के करंट अकाउंट में जमा करा के रखता है,
जैसे कोई बिजनेस ओनर है वो अपने सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट डिपॉजिट कराता है, या एफडी या आरडी जो फिक्स डिपॉजिट है वो करवा के रखता है, तो हो सकता है कि बैंक अगर डिफॉल्ट कर जाए, बैंक अगर जैसे बैंक के एनपीए से बढ़ जाते हैं, उसके फाइनेंशियल हेल्थ है वो खराब हो जाती है और बैंक को बंद करने की नौबत आ जाती है, तो इनका जो कैपिटल जमा है बैंक के पास में वो एक रिस्क पे आ जाता है। और जैसे ही रिस्क पे आएगा तो जो इन्वेस्टर है वो सोचेगा कि मैं इन बैंक में अपना कैपिटल जमा ना कराऊं, और अपना जो कैपिटल है, जो अपना पैसा है वो घर पे ही हम सेव जो अपनी सेल्फ है उसमें जमा करा के रखें, अपनी अलमारी में रख ले, अपने ड्रॉवर में रख के रखें। तो अगर इकोनॉमी में कैपिटल घर के अंदर सेव होकर रहेगी, वो सर्कुलेट नहीं होगी, तो किसी भी इकोनॉमी में वो ग्रोथ नहीं आ सकती। क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया कि एक मनी मल्टीप्लायर फैक्टर होता है कि आरबीआई ने 100 रुपए इशू किए मार्केट में, वो 100 रुपए से हम 200 रुपए 300 रुपए कैसे जनरेट कर रहे हैं, वो मनी मल्टीप्लायर जब तक आएगा नहीं तब तक हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता इकोनॉमी का। मनी मल्टीप्लायर कहते हैं कि आरबीआई ने 100 रुपए प्रिंट किए, कॉमर्शियल बैंक को दे दिए, कॉमर्शियल बैंक का 100 रुपये आ गए, उसने यहाँ 100 रुपये में से 20 रुपीज रख लिए अपने सीआरआर और एसएलआर की फॉर्म में। ठीक है, सीआरआर एसएलआर हमने पढ़ा है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, आप देख सकते हो उसमें जाके। बचे हुए 80 रुपये उसने लैंड कर दिए मार्केट में, लोन दे दिए। अब 80 रुपये मार्केट में हमने मान लो फैक्ट्री ओनर ने ले लिए, अब फैक्ट्री ओनर क्या करेगा, 80 रुपये को कहाँ स्पेंड करेगा, वेजेज में देगा। मान लो 60 रुपये वेजेज में दे दिए उसने, और 20 रुपीज उसने कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो 60 रुपये वो सैलरी मिली, तो सैलरी वाले बंदे वापस जाके बैंक के अंदर जमा करा देंगे, तो इस तरह 60 रुपये वापस बैंक के पास चले जाएंगे और बैंक इसको वापस लोन में दे देगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मनी मल्टीप्लाई इफेक्ट हो जाएगा। हमने 100 रुपये इशू किया, 100 रुपये में हमने 60 रुपये वापस बैंक के पास आ गए, फिर वो 60 रुपये में से कुछ पोर्शन सीआरआर के रख के 40 रुपये वापस लैंड कर देगा, 40 रुपये वापस घूम के बैंक के पास डिपॉजिट में आ जाएंगे, फिर बैंक का 40 रुपए की कैपिटल जनरेट होगी उसको वो लोन में दे देगा। इस तरह से सर्कुलर चलता रहता है। जितना ज्यादा मनी सर्कुलेट करेगी उतना ही इकोनॉमी में डेवलपमेंट होगा, क्योंकि मनी यहाँ पे घूम के इन्वेस्टर के पास गई, इन्वेस्टर के पास गई तो उसने ज्यादा से ज्यादा लेबर को हायर किया, मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लेबर को हायर किया, तो उसको वहां पे वेजेस पे करने पड़ रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं तो लोगों को वेजेस मिल रहे हैं, तो मार्केट में जाके डिमांड बढ़ा रहे हैं, डिमांड बढ़ाएंगे तो वापस हमें अपने प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा उस डिमांड को, बढ़ी हुई डिमांड को मीट करने के लिए। इस तरह से जो वर्चुअल साइकिल बनता है ग्रोथ का, वो तभी बन पा रहा है कि कैपिटल हमारे इकोनॉमी में रोटेट कर रही है। अगर यही कैपिटल 100 रुपए अगर घर पे हम दबा के रख लेते हैं, छुपा के रख लेते हैं, क्योंकि हमें ट्रस्ट नहीं है बैंकिंग सेक्टर पे कि अगर हम बैंक में जमा कराते हैं तो हमारा पैसा डूब सकता है, तो ये 100 रुपए बैंक के पास आएंगे नहीं, बैंक के पास आएंगे नहीं तो बैंक इसको लोन नहीं दे पाएगा, लोन नहीं दे पाएगा तो फैक्ट्री जो सेटअप करनी थी उसको लोन चाहिए तो उसको लोन नहीं मिल पाएगा, तो वो नए लोगों को हायर नहीं कर पाएगा, लोगों को हायर नहीं करेगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो इस तरह से एक विशियस साइकिल बन जाएगा। तो गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना होता है सेविंग को प्रमोट करना, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, कि आज मेरे को जो सैलरी मिली है सर्टेन पोर्शन में एक्सपेंडिचर कर दूं, बाकी जो पोर्शन है या तो मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं, ठीक है, या फिर मैं कहीं पे जाकर ओनरशिप खरीद लूं, या मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर दूं, मैंने अपनी शॉप डाल दी, या फिर मेरे को कुछ नहीं है तो मैं बैंक में जाके जमा करा दूं, एफडी बना लूं, मैं एफडी बना लूं, आरडी बना लूं, अगर वो भी नहीं करना मुझे तो सेविंग अकाउंट में जमा करा दूं। तो इस तरह से मेरी कैपिटल बैंक में चली जाए, किसी भी मीडियम से चली जाए, एफडी, आरडी या सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, किसी फॉर्म में बैंक में चली जाए, बैंक में जगह कैपिटल पहुंच गए तो बैंक उससे सर्टेन पोर्शन अपने पास रखेगा सीआरआर एसएलआर की फॉर्म में, बैलेंस वो मार्केट पर लैंड कर देगा। तो बैंक के पास जो लैंडिंग के लिए कैपिटल जनरेट हो रही है वो रिटेल इन्वेस्टर से ही हो रही है। तो जब तक बैंक में लोगों का ट्रस्ट नहीं होगा तब तक बैंक के पास कैपिटल नहीं आ पाएगी। उस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने कि जो हमारे डिपॉजिट्स है बैंक में उसको हमने इंश्योरेंस दे दिया, जो हमारे डिपॉजिट्स है उसको हमने इंश्योर कर दिया। ठीक है, कैसे किया कि एक आरबीआई की सब्सिडरी है, आरबीआई की सब्सिडरी कौन सी है, जो डीआईसीजीसी है, जो हमारे डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, ये आरबीआई की सब्सिडरी है। ठीक है, फुल्ली आरबीआई कंट्रोल है, वो बैंक से प्रीमियम लेती है, हर 100 रुपए का 12 पैसे लेती है। ठीक है, तो हर 100 रुपए का 12 पैसे लेती है, ये प्रीमियम लेगी और इंश्योरेंस देगी। इंश्योरेंस कितना देगी, 5 लाख तक का। ठीक है, 5 लाख तक का जो अमाउंट है वो इंश्योर रहेगा, चाहे तो एफ डी, आर डी, फिक्स डिपॉजिट या हमारे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, किसी भी फॉर्म में अगर बैंक में डिपॉजिट है हमारा कैश, अप टू 5 लाख हमारा इंश्योर रहेगा। अगर हमें 10 लाख जमा करा रहे हैं
तो 10 में से अगर बैंक डिफॉल्ट करता है तो हमें 5 लाख जो DICGC है वो हमें रिटर्न करेगी। कब तक करेगी? इस पे आरबीआई ने फ्रेमवर्क डिसाइड किया हुआ है। 90 डेज के अंदर उसको रिपेमेंट करना है। 90 डेज में जो इन्वेस्टर्स है उनको पैसा लौटाना है, लेकिन 5 लाख तक का। अगर 10 लाख जमा है तब भी हमें 5 लाख मिलेंगे, अगर 3 लाख जमा है तो हमें 3 लाख मिलेंगे। अप टू 5 लाख तक का हमारे इंश्योरेंस है। तो ये जो गारंटी दे रही है वो DICGC दे रही है। ये 1961 के अंदर एस्टेब्लिश हुई, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट के थ्रू ये एस्टेब्लिश हुई है। इसके हम रेगुलेटरी अथॉरिटी देखते हैं, आरबीआई है, क्योंकि आरबीआई के कंट्रोल में है, ठीक है, आरबीआई की सब्सिडरी है ये। ऑब्जेक्टिव क्या है? जो बैंक्स में डिपॉजिट्स आ रहे हैं, डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए, ठीक है, उनके जो डिपॉजिट है उनको इंश्योर करने के लिए ये हमारे पास कॉर्पोरेशन बनाई गई है। इसके रीपेमेंट की गारंटी देती है इन्वेस्टर को, ठीक है, जो डिपॉजिटर है उनको रीपेमेंट की गारंटी देती है अगर बैंक फेल होता है तो। लेकिन कवरेज हम देखते हैं कि ऑल टाइप के डिपॉजिट्स है, जो बैंक डिपॉजिट्स है, सेविंग अकाउंट, फिक्स अकाउंट, करंट, रिकरिंग, सब तरह के डिपॉजिट्स में कवर होते हैं। लेकिन बैंकिंग सेक्टर का यहाँ डिफरेंस देखोगे, केवल जो हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है, या तो रीजनल रूरल बैंक हुए, शेड्यूल कमर्शियल बैंक या नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक हुए, बट एनबीएफसी है ये इसमें कवर नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। एनबीएफसी इसमें कवर नहीं है, केवल बैंकिंग सेक्टर कवर है। नाउ कवरेज मैंने बता दिया, इसके अंदर 5 लाख तक का इंश्योरेंस है। 5 लाख से ऊपर है तब भी हमें 5 लाख ही मिलेगा, बट 5 लाख से कम है जितना अमाउंट हो उतने का हमें लाइक वापस रीपेमेंट मिलेगा। टाइप ऑफ बैंक्स कवर्ड, जिसमें मैंने बताया कि जो हमारे कमर्शियल बैंक है, ठीक है, जिसमें हमारा फॉरेन बैंक आ जाएंगे, लोकल बैंक आ जाएंगे, रीजनल रूरल बैंक आ जाएंगे, सब कवर है। कवरेज पीरियड मैंने बताया कि 90 डेज है, 90 डेज के अंदर हमें रीपेमेंट मिल जाएगा। ये पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, 6 से 7 महीने लग जाते थे, अब आरबीआई ने इसको रिड्यूस करके 90 डेज कर दिया। देन एक्सक्लूजन हम इस पे देखते हैं किस किस को एक्सक्लूड किया है। जो इंटर बैंक डिपॉजिट्स है उनको एक्सक्लूड किया हुआ है, फॉरेन गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स है उनको एक्सक्लूड किया हुआ है, ठीक है, या फिर एनबीएफसी है उनको एक्सक्लूड किया हुआ है। देन प्रीमियम पेमेंट देखते हैं कि इसमें हम देखते हैं कि हर बैंक को इसमें प्रीमियम पे करना पड़ता है DICGC को। तो वो कितना है? 12 पैसे पर 100 रुपीज है। इसको बढ़ाने की बात हो रही थी, ठीक है, क्योंकि जो जिन जिन बैंक की कंडीशन खराब है, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, उनसे भी हम सेम प्रीमियम ले रहे हैं। और जो स्ट्रॉन्ग बैंक है, जैसे SBI हुआ, ICICI बैंक है, उनसे भी हम सेम प्रीमियम ले रहे हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग बैंक है उनमें रिस्क कम है, और जो डिफॉल्टर वाले बैंक है जैसे येस बैंक हुआ, उस पर रिस्क ज्यादा है, फिर भी उनसे सेम ले रहे हैं। और मार्केट का नियम होता है कि जहाँ पे रिस्क ज्यादा है तो वहां पे हमें प्रीमियम भी ज्यादा देना पड़ेगा, रिस्क ज्यादा है तो हमें प्रीमियम ज्यादा पे करना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं हम, अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, तो उसका प्रीमियम ज्यादा पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई सिगरेट पी रहा है, सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, तो वो उसकी हेल्थ के लिए इंजूरियस है, और इस वजह से उसकी डेथ जल्दी हो सकती है। और जितनी जल्दी डेथ होगी तो इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटी आ जाती है। अगर डेथ के केस में उसको लाइफ इंश्योरेंस जो अमाउंट है, टर्म प्लान है, वो उसको पे करना होता है। तो इस केस में हम देखते हैं कि जहां पे भी हमारे पास रिस्क ज्यादा हो रहा है वहां में प्रीमियम ज्यादा पे करना पड़ रहा है। बट इस कंडीशन में हम देखते हैं कि हमारे पास 12% फ्लैट प्रीमियम रखा हुआ है सब तरह के बैंक के लिए। तो डिबेटेबल है, अभी ये डिबेट में चल रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग बैंक है, जो फाइनेंशियल स्टेबल बैंक है, उनका प्रीमियम 12 पैसे होना चाहिए, ठीक है, उनका प्रीमियम 12 पैसे होना चाहिए। तो जो वीक बैंक है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, उनका प्रीमियम हमें 17 पैसे तक रखना चाहिए, ठीक है, उनका प्रीमियम बढ़ाना चाहिए, तो उसका रिस्क ज्यादा है। तो उस तरह से डिस्कशन में चल रहा है। रोल इन द बैंकिंग रेजुलेशन, DICGC है, ये लिक्विडेशन करती है, ठीक है, वहां से कोशिश करती है कि बैंक को मर्ज हो जाए। मतलब इसमें क्या है कि बैंक डिफॉल्ट ना करे, बैंक मर्जर हो जाए, कि एक तरह से डिफॉल्ट ही ना करे, वो पहले कंडीशन कोशिश करती है आरबीआई की कंडीशन में। अगर नहीं हो पाता तब इसकी लाइबिलिटी आती है कि बैंक शट डाउन हो रहा है, तब उसको पेमेंट करना पड़ेगा। क्लेम प्रोसेस में बताया कि क्लेम फाइल करना पड़ेगा डिपोजिटर्स को, और 90 डेज के अंदर जो अपने DICGC है वो पेमेंट करेगी। पब्लिक अवेयरनेस है, इसके बारे में पब्लिक को अवेयर किया गया है कि आपको 5 लाख का डिपॉजिट इंश्योर्ड है, तो आप 5 लाख तक का डिपॉजिट तो आप कम से कम बैंक में जमा कराइए। घर पे रखने से अच्छा बैंक में डिपॉजिट कराइए, बैंक में आपको 4% इंटरेस्ट रेट मिलेगा।
जो सेविंग अकाउंट है उससे 4% मिलेगा, एफडी पे 6% इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप बैंक में जाके जमा कराइए अपने पेमेंट। क्यों? अगर बैंक के पास पैसा आएगा तो बैंक मार्केट में लैंडिंग कर पाएंगे। किसको कर पाएंगे? जो कॉर्पोरेट्स है, एमएसएमई सेक्टर्स है, ठीक है, जो प्रोडक्शन सेक्टर है, उनको लैंड कर पाएंगे ताकि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा पाए। जो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को सैलरी मिलेगी, वेजेस मिलेगी, लोगों के हाथ में पैसा होगा। पैसा होगा तो मार्केट में डिमांड बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ाएंगे तो हमें अपना प्रोडक्शन ओवरऑल बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सेक्टर पूरी तरह काम करता है। तो डीआईसीसीसी आपको समझ में आ गया होगा। ये हमें जो डिपॉजिट है उसको इंश्योर कर रही है। क्रेडिट गारंटी है, इंटर बैंक का भी होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से होता है। तो उसको इंश्योर करने का काम करती है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स। ये फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है, उसके लिए हमने 2011 के अंदर गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, जो जस्टिस बी एन श्री कृष्णा की चेयरमैनशिप में बनाई गई। इसको हम श्री कृष्णा कमेटी भी बोलते हैं। इनकी कोई रिकमेंडेशन थी। पहले इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? इनको रिव्यू करना था, रिराइट करना था। जो लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर का, उसको रिव्यू करना है। ठीक है, उसमें क्या मॉडिफिकेशन है उसको सजेस्ट करना है। स्कोप क्या था? एक तो लेजिस्लेटिव, रेगुलेटरी, कि जो रेगुलेटर आरबीआई, उसको क्या मेजर्स लेने हैं। लेजिस्लेटिव, गवर्नमेंट को क्या लेजिस्लेशन बनानी चाहिए इसको मोर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, वो इनके स्कोप में था। इसको उनको रिव्यू करके इसके बारे में सजेशन देने थे। ठीक है, इनको टर्म ऑफ रेफरेंस भी बोल सकते हैं। देन रिकमेंडेशन क्या दी थी इन्होंने? इन्होंने जो लॉ के रिलेटेड भी दी और रेगुलेशन के रिलेटेड भी दी। रेगुलेशन के रिलेटेड क्या दी इन्होंने? कि जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी मार्च 2013 में, गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट दी। इसमें दिए एक तो जो फाइनेंशियल लॉज है उनको सिंप्लीफाई करना है, जो फाइनेंशियल लॉ है उनको सिंप्लीफाई करना है। देन क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड रेगुलेटरी। अब रेगुलेटरी हम देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। हमने फर्स्ट सेकंड या थर्ड लेक्चर में हमने ये देखा था। आरबीआई है जो बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करती है। हमारे पास सेबी है जो सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करती है। हमारे पास आईआरडी है जो हमारे इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है। एक हमारे पास पीएफआरडी है, पीएफआर पीएफआरडी है, ठीक है, जो हमारे पास पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो बहुत सारे पास हमारे पास ये रेगुलेटिंग अथॉरिटी है। वो मल्टीपल रोल है, इनका ओवरलैपिंग भी आता है। जैसे कोई मान लो इंश्योरेंस कंपनी है जो इन्वेस्ट कर रही है सिक्योरिटी मार्केट में, तो ये दोनों के अंदर आ जाएगी, सेबी के अंदर भी आ जाएगी, आईआरडी के अंदर भी आ जाएगी। और इस वजह से ओवरलैपिंग की वजह से हम देखते हैं कहीं कहीं हमें ये जो कंपनी जो लिवरेज ले लेती है, उस लिवरेज की वजह से जो इन्वेस्टर का पैसा है वो वहां पे खतरे में आ जाता है या डूब जाता है। तो इसको टैकल करने के लिए जो इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कि बैंकिंग सेक्टर के लिए हमारे पास केवल आरबीआई होनी चाहिए, और बाकी जो ये सारी है सेबी, आईआरडी है, अपने पास पीएफआरडी है, इन सब की जगह हमारे पास यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्म रेगुलेटरी अथॉरिटी ये होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इनकी रिकमेंडेशन थी। और रेगुलेटरी जो गवर्नेंस है उसको स्ट्रेंथन करने की बात हुई है। तो इसके बारे में उन्होंने मेजर्स बताया कुछ। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं कि जो यूनिफॉर्म फाइनेंशियल एजेंसी है, ये जैसा मैं बताया यूनिफॉर्म फाइनेंशियल एजेंसी है, ये इन तीनों को मर्जा करके एक साथ बनाई जाएगी। सेबी, आईआरडी या पीएफआरडी है, इनको मर्जर करके हम यूनिफॉर्म फाइनेंशियल एजेंसी को क्रिएट करें। देन लीगल फ्रेमवर्क हम देखते हैं कि जो सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसको स्टेब्लिश करें। तो सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स को ट्रिब्यूनल हैंडल करे, एक स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल है। अब ट्रिब्यूनल भी आपको पता होगा कि कंट्री में क्या होता है, कोर्ट्स होते हैं या और सेकंड होते हैं ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो कोर्ट्स में इतने ज्यादा केसेस हो जाते हैं कि जो कंपनी स्पेसिफिक है केसेस, उनको टाइमली वो रिजोल्व नहीं कर पाते, जिनको फास्ट हमें रेजोल्यूशन चाहिए। तो उस केस में गवर्नमेंट सर्टेन ट्रिब्यूनल सेटअप करती है। तो यहीं पे हम देखते हैं सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड नई ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश करें। जैसे हम देखते हैं एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो केवल एनवायरमेंट रिलेटेड मैटर्स को ही टैकल करेंगे। तो इससे हमारा एनवायरमेंट रिलेटेड जो मैटर है उसको फटाफट हम टैकल कर पाएंगे। ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव रहता है। देन इसका हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस क्या है गवर्नमेंट की। इसको अंडर कंसिडरेशन है, कुछ उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, कुछ अंडर कंसिडरेशन है।
और इम्पैक्ट क्या है इसका? इम्पैक्ट है कि एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारे जितने भी ये फाइनेंशियल मार्केट की जो एजेंसीज है उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, हमारी जो इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर है वो रेजिलियंट होगा, ठीक है, शॉक्स को ऑब्जर्व कर लेगा, जो फाइनेंशियल शॉक्स आ रहे हैं, जो एनपीए बनने वाले थे उसको हम बचा पाएंगे। तो ये सारे इसके आउटकम्स है। तो ये आपको क्लियर होगा हो, ये ओल्ड कमिटी है फिर भी आपको नॉलेज में रहनी चाहिए। लेकिन लास्ट टॉपिक है हमारा, ये बैंकिंग सेक्टर का पार्ट है, जिसको हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है। हमारे पास एनआरआई अकाउंट्स होते हैं, तो बैंक अकाउंट्स होते हैं, उसमें एक स्पेसिफिक अकाउंट होता है एनआरआई के लिए। अब एनआरआई के लिए क्यों अकाउंट खोलना है हमने? देखो एनआरआई कौन होता है? नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं। मतलब हमारे पास कोई इंडियन सिटीजन है, ठीक है, जो सिटीजन है या तो वो इंडिया में रिसाइड करेगा, ठीक है, जो इंडिया में रिसाइड कर रहा है, या फिर वो एनआरआई होगा, नॉन इंडियन रेजिडेंट, जो इंडिया में नहीं रहेगा रह रहा पर इंडियन सिटीजनशिप है उसके पास में। अब इंडिया में नहीं रह रहा मतलब वो इंडिया के बाहर रह रहा है। अब एनआरए हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो 182 डेज से ज्यादा बाहर इंडिया से रहता है। अगर किसी का पासपोर्ट हम देखते हैं, अगर वो 180 डेज से ज्यादा इंडिया से बाहर रहता है, ठीक है, तो उसको हम एनआरआई का स्टेटस देते हैं। अगर वो एक दिन भी कम रहता है तो एनआरआई नहीं होगा, वो आना जाना लगा रहता है, उस फॉर्म में रखते हैं। तो एनआरआई है जो 180 डेज से 182 डेज से ऊपर इंडिया से बाहर रह रहा है वो एनआरआई है। अब इंडिया के बाहर रह रहा है तो इंडिया के बाहर वो किस पर्पज के लिए आ रहे हैं? सीधे घूमने तो जाएगा नहीं वो। तो मैक्सिमम लोग जाते हैं बाहर जॉब करने के लिए, काम करने के लिए। ब्लू कॉलर जॉब होती है, वाइट वाइट कॉलर जॉब होती है। जैसे यूएस मार्केट में हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर जा रहे हैं, ठीक है, या जो मिडिल ईस्ट है में वहाँ पे ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए हमारी लेबर जा रही है, जो वहाँ की ऑयल कंपनीज में काम करती है। तो वो वहाँ पे जाके वेज, ठीक है, वेजेस देती है, सैलरीज देती है। तो जो वेजेस सैलरी है वो गवर्नमेंट चाहती है कि इंडियन मार्केट में आए। अब क्यों आए? क्योंकि जो बाहर जो वो इनकम अर्न करेंगे वो फॉरेन करेंसी की फॉर्म में अर्न करेंगे, यूएस डॉलर में करेंगे, ठीक है, यूरो के फॉर्म में करेंगे, ठीक है, यूके पाउंड के फॉर्म में करेंगे। तो फॉरेन करेंसी के फॉर्म में वो अर्न करेंगे, और जो फॉरेन करेंसी है वो इंडियन डिपॉजिट में आ जाती है, तो गवर्नमेंट के पास में, आरबीआई के पास में फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। तो जो हमारे जो इम्पोर्ट्स की हमारी लाइबिलिटी बनती है उसके लिए हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व मिलेगा। तो इस वजह से गवर्नमेंट तीन तरह के अकाउंट्स अलाउ करती है। एक एनआरई है, एक एनआरओ है, एक एफसीएनआर है। अब इन तीनों डिफरेंस क्या है? तीन तरह के क्यों खोलने, एक ही अकाउंट खोल देते हैं? तो तीनों में डिफरेंस है, तो पर्पस देख लो। तो पहला है कि फॉरेन इनकम है वो इंडिया में आए, ठीक है, अगर कोई बाहर से अर्न कर रहा है, अगर कोई इंडियन सिटीजन यूएस मार्केट में वर्क कर रहा है और वहां से वो डॉलर में अर्न कर रहा है, तो वो डॉलर में इंडिया में रुपीज भेजे, अगर डॉलर के अंदर अपने पैसे इंडिया में भेजे, तो उसके लिए वो एनआरए अकाउंट खोलेगा, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट होगा। एक्सटर्नल है, बाहर से वो कैपिटल कैपिटल भेज रहा है। एनआरओ क्या है? जो एनआरआई बाहर रह रहा है बट इंडिया में कोई कैपिटल जनरेट कर रहा है, मान लो इंडिया में उसका घर है, इंडिया में घर है, उससे रेंट आ रहा है, तो वो रेंट को क्या कर, कहाँ जमा कराएगा? है वो एनआरआई, तो वो उस अकाउंट में वो कैपिटल जमा करा देगा। तो वो हो जाएगा हमारा एनआरओ, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, ठीक है, ये रुपये के अंदर जमा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉरेन करेंसी में पैसा आ रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉरेन करेंसी रेजिडेंट अकाउंट। यहाँ पे भी हम देखते हैं फॉरेन करेंसी में पैसा आ रहा है, फॉरेन करेंसी में ही रहता है। इसमें हम देखेंगे जो पैसा आ रहा है फॉरेन करेंसी में आ रहा है, लेकिन कन्वर्ट हो जाता है इंडियन रुपीज में। अगर यहाँ पे $100 बेचे उसने और 80 रुपए एक्सचेंज रेट चल रही है, ठीक है, 80 रुपए एक्सचेंज चल रही है, तो इसका $8,000 का इसका अकाउंट में जब डिपॉजिट हो जाएंगे। तो जो $100 है वो तो आरबीआई रख लेगा, उसके अकाउंट में $8,000 जमा करा देगा, तो आरबीआई को $100 मिल जाएंगे, और आरबीआई अपने जो रुपये के जो डिपॉजिट है उसमें से उसके अकाउंट में $8,000 जमा करा देंगे। तो जो एनआरई एनआरओ है दोनों में इंडियन रुपीज के अंदर कैपिटल जमा रहती है। जो एफसीएनआर है उसमें फॉरेन करेंसी के फॉर्म में रुपये जमा रहता है। तो अकाउंट टाइप क्या होता है? इसमें केवल सेविंग, करंट, फिक्स डिपॉजिट किसी भी तरह का हो सकता है एनआरई में। एनआरओ में भी किसी तरह का हो सकता है, लेकिन एफसीएनआर है इसमें हम केवल फॉरेन करेंसी के फॉर्म में ही रख रहे हैं, तो यहाँ पे हम केवल फिक्स डिपॉजिट में ही अलाउ करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम करंट अकाउंट के फॉर्म में रखेंगे तो करंट अकाउंट की लिक्विडिटी हाई होती है। कल मतलब आज जमा कराए कल भी डिमांड कर सकता है, कल डिमांड करेगा तो तुरंत हमें फॉरेक्स की फॉर्म में ही वो पैसा देना पड़ेगा।
फॉरेक्स की फॉर्म में हमें पैसा देना पड़ रहा है, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व सडन आउटगो हो सकता है फॉरेक्स रिजर्व का। इसलिए हम तो फिक्स डिपॉजिट फॉर्म रखते हैं कि 1 साल के लिए तो हमारे पास वो फिक्स डिपॉजिट फॉर्म में पड़ा रहे। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है, ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है कि हम इंडियन रुपीज के फॉर्म में रखे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम फॉरेन करेंसी के फॉर्म में रखे हुए हैं, इसलिए हमें यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में ही अलाउ किया हुआ है। इन करेंसी हम देख लेते हैं, जो एनआरई है और एनआरओ है उनको इंडियन रुपीज के फॉर्म में रखते हैं, और एफसीएनआरए में हम जो फॉरेन करेंसी है फॉरेक्स के फॉर्म में रखते हैं। देन रिपैट्रिएशन देख लेते हैं इसके अंदर। रिपैट्रिएशन मतलब है कि हमें प्रिंसिपल जो वापस जाने की प्रॉपर्टी की, इंडिया से वापस कैपिटल किस तरह जाएगा, तो इसमें हम देखते हैं कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जा सकते हैं, ठीक है। इसमें भी हम देखते हैं कि एक सर्टेन लिमिट तक जा सकता है प्रिंसिपल, इंटरेस्ट तो पूरा जा सकता है एनआरओ में। जैसे हम इंडियन जो एनआरआई है उसका इंडिया में जो घर है उससे जो रेंटल इनकम आ रही है वो इंडियन रुपीज के फॉर्म में जमा है, तो अगर उस पर जो इंटरेस्ट हो रहा है वो तो कभी भी लेके जा सकता है, लेकिन जो रेंट के जो प्रिंसिपल फॉर्म में जमा हुआ है वो एक सर्टेन लिमिट तक ही आरबीआई अलाउ करती है विड्रॉ करने की, तो यहाँ रेस्ट्रिक्शन होती है, इसमें विड्रॉल की रेस्ट्रिक्शन होती है। एनआरई में कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, फुल्ली हम उसको ले जा सकते हैं। और एफ सी एन आर ए है, इसमें भी हम दोनों को फुल्ली लेके जा सकते हैं, इंटरेस्ट को भी लेके जा सकते हैं प्लस हमारा प्रिंसिपल अमाउंट को भी लेके जा सकते हैं। टैक्सेशन है, ये एग्जाम्पशन देती है गवर्नमेंट इसमें। एग्जाम्पशन जैसे कि मैंने बताया कि फॉरेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए उस पर एग्जाम्पशन देती है, कोई इंटर टैक्स इनकम टैक्स नहीं देना। इनकम टैक्स नहीं देना तो लोग उसमें प्रेफर करते हैं इस पर डिपॉजिट दे, ठीक है, तो ताकि हमारे पास फॉरेक्स ज्यादा है। और जो एनआरओ है, एनआरओ का एग्जाम्पल आप याद रखिए कि जो इंडिया में एसेट्स है उससे इनकम आ रही है, इंडिया में जो घर है उससे इनकम आ रही है, इंडिया में जो हाउस ले रहेगा उससे इनकम आ रही है, तो उस पर टैक्स लगेगा। रेंट है, रेंटल इनकम है, उस पर टैक्स लगना ही है, लगना है, तो ये टैक्सेबल होगा, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो एग्जाम्पल से आप ध्यान रखेंगे, जो एनआरओ है उसमें आप देख लीजिए, जो इंडिया में हाउस है उससे जो रेंट आ रहा है उसको आप एग्जाम्पल को ध्यान में रखिए। रेंट पे हमें टैक्स देना होता है तो टैक्सेबल होगा। रेंट से जो इनकम आ रही है, ठीक है, तो उसको सडनली हम बाहर लेके नहीं जा सके, इसलिए उस पर रेस्ट्रिक्शन होती है। और जो एफ सी आर है, एफ सी आर उस पर भी जो टैक्स है वो एग्जाम्पशन देते हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा कैपिटल हमारे पास फॉरेक्स के फॉर्म में यहाँ पे आए। देन यहाँ पे देखो फॉरेक्स तो आ ही नहीं रहा, जो एनआरओ है, जो एनआरओ हम देख रहे हैं उसे फॉरेक्स तो कुछ नहीं आ रहा, फॉरेक्स कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको टैक्सेबल रख रहे हैं। यहाँ पे हम फॉरेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए हम इसको टैक्स के लिए रख रहे हैं, यहाँ पे हम फॉरेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए इसको टैक्स के लिए रख रहे हैं। एनआरओ में तो हम डोमेस्टिक मार्केट से जो पैसा आ रहा है उसी को जमा करा रहे हैं एनआरए के अकाउंट में, तो डोमेस्टिक मार्केट से जो पैसा आ रहा है वो तो इंडियन रुपीज में आएगा, तो गवर्नमेंट को उसमें कोई फायदा नहीं है। गवर्नमेंट को फायदा है फॉरेक्स है, बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर से पैसा आ रहा है, उस पर हम टैक्स एग्जाम्पशन दे रहे हैं ताकि बाहर से ज्यादा पैसा है, बाहर से पैसा आएगा फॉरेक्स के फॉर्म में आएगा, फॉरेन करेंसी के फॉर्म में आएगा। देन जॉइंट अकाउंट, ठीक है, ये अलाउ होता है, किसी में भी हो सकता है, सब में अलाउ हो सकता है। सोर्स ऑफ फंड बता रहा है मैं, बाहर से आएगा, इंडिया से फॉरेन करेंसी में आएगा, यहाँ पे इंडिया की जो कैपिटल है, इंडिया की जो एसेट है उससे आ रहा है, यहाँ पे फॉरेन करेंसी आ रहा है, फॉरेन जो इनकम हो रही है उससे आ रहा है। इंटरेस्ट रेट हम देखते हैं कि कंपेरेटिवली ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करती है, और बैंक्स को फ्लेक्सिबिलिटी देती है इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करने की, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम फॉरेक्स को अट्रैक्ट कर सके। टेन्योर देखते हैं कि 1 से 5 साल का होता है, ठीक है, 1 से 5 साल का होता है, और यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि ये इंडियन रुपीज में है, सेविंग अकाउंट के फॉर्म में है, तो सेविंग अकाउंट देख सकते हो एक तरह से, उस फॉर्म में रहेगा एनआरआई का। देन करेंसी रिस्क है, इसमें कोई करेंसी रिस्क नहीं है, इसमें हम देखते हैं इसमें भी कोई करेंसी रिस्क नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, तो इसमें कोई भी करेंसी रिस्क नहीं है। तो इस तरह से ये 3 तरह के अकाउंट है। एनआरई अकाउंट होता है, एनआरई अकाउंट होता है कि कोई इंडियन एनआरआई है, ठीक है, नॉन एनआरआई होता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, वो भारत भारत के किसी कंट्री के अंदर काम कर रहा है, वहां से वो जो इनकम जनरेट कर रहा है उससे सर्टेन पोर्शन इंडियन अकाउंट में जमा कराता है, ताकि इंडिया में फोरेक्स आ जाता है। वो जो अकाउंट डिपॉजिट कराता है वो सेविंग में करा सकता है, फिक्स डिपॉजिट करा सकता है, आरडी करा सकता है, करंट अकाउंट करा सकता है, किसी में भी कराए, फोरेक्स आना चाहिए, तो उसको हम टैक्स फ्री भी रखते हैं ताकि मैक्सिमम हमारे पास आए। बट एनआरओ में क्या होता है, जो इंडियन एसेट्स है, इंडियन प्रॉपर्टी है, उससे जो इनकम आ रही है वो हम एनआरई के अकाउंट में जमा कराते हैं। अब इंडियन डिनोमिनेशन में आ रहा है, इंडियन रुपीज के डिनोमिनेशन में आ रहा है, तो उस पर हम देखते हैं कि सर्टेन लिमिट होती है उसके विड्रॉल की।
एग्जाम्पशन भी कम होता है, उसमें एग्जाम्पशन होता नहीं, टैक्स बेनिफिट कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बैंक के ऊपर रहता है कितना डिसाइड करना है। तो ये सब डिफरेंसेस है, तो ये आप देख लीजिएगा। कंपेयर जो कंपेरिजन टेबल है इसको एक बार आप रिवाइज कर लेना किस तरह से है, तो आपको यूजफुल रहेगा मेंस का आंसर राइटिंग के अंदर। तो ये हमने अच्छे डिटेल में डिस्कस किया। तो आज का लेक्चर में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। जो हमने फाइनेंशियल, हमने सिक्योरिटी मार्केट था, सिक्योरिटी मार्केट के 3 लेक्चर थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड लेक्चर हमारा कंप्लीट कर लिया हमने। इससे पहले के 2 लेक्चर है जो हमारा 13-14 नंबर का लेक्चर है, उसको आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको प्रीवियस वीडियो के लिंक इस टेलीग्राम जो चैनल है उसके लिंक पे मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी, टेलीग्राम के चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे जाने पे आपको प्रीवियस सारे लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे, प्रीवियस लेक्चर के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको लेक्चर पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके सजेशन कुछ हो, ठीक है, आपके क्वेश्चन कुछ हो तो आप उसमें आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, तो मैं आंसर करूंगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम टैक्सेशन और फिजिकल पॉलिसी को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।